हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 से चैप्टर नंबर 4। देखिए, यहाँ पर आज हम जाति, धर्म और लैंगिक मसलों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित तथ्यों को यहाँ पर नोट डाउन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज मॉर्निंग में आती है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलिए बात कर लेते हैं इस अध्याय की। इस अध्याय का नाम जाति, धर्म और लैंगिक मसले हैं। देखिए, अगर आप लोग मेरी जो वीडियो है, पॉलिटी वाली जो वीडियो है क्लास 6 से अगर देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा इन सभी मुद्दों पर मैं बात कर चुका हूं। जाति पर भी कर चुका हूं, धर्म पर भी कर चुका हूं और जो लैंगिक भेदभाव है यानी स्त्री पुरुष का भेदभाव है इस पर भी मैंने विस्तार से बात की थी। लेकिन बस यहाँ पर क्या है, क्लास 10 में उन चीज़ों को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे रख दिया गया है। कुछ यहाँ पर हमने जो है इस किताब में तथ्य वगैरह यानी आंकड़े वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। तो इसलिए ये जो चैप्टर है इसकी पुनरावृत्ति दोबारा हो रही है। यानी वैसे तो आप ऑलरेडी इन सभी अवधारणाओं से पहले से अवगत हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ये सभी अवधारणाएं, इनकी बेसिक क्या है, इन सबसे पहले ही अवगत हैं। और नहीं अवगत हैं तो आप शुरुआत से मेरी वीडियो क्लास 6 से लेकर अब तक देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस चैप्टर में क्या क्या बातें कही गई हैं वो हम देखेंगे। देखिए, आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं। ये एक इमेज ये बंगाल में स्त्री उद्घोष का है कि भाई स्त्री यहाँ पर एक जागृत अवस्था में दिखाई गई है। आप देख पा रहे हैं इस स्त्री का हाथ बंधा हुआ है, ठीक है, और एक पत्थर से ये दिखाया गया है, लेकिन फिर भी स्त्री उंगली उठा रही है। ठीक है, यानी एक स्त्री का उद्घोष है। स्त्री अपनी शक्ति को पहचान रही है और अपने खिलाफ जो हो रहे गलत या अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि भाई स्त्रियों के साथ भेदभाव क्यों होता है? वास्तव में ऐसा क्या है कि हम लोग महिला पुरुष इन दोनों में भेदभाव करते हैं? क्या ये भेदभाव जो है हमारा जन्म से तय हो जाता है? क्या हमारा शारीरिक गठन जो होता है इसके लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होता है? तो वो बात यहाँ पे बताई गई है कि लैंगिक असमानता का लैंगिक असमानता का जो आधार है वो स्त्री और पुरुष का जैविक बनावट नहीं है। यानी स्त्री पुरुष जैसे जन्म लेते हैं वो जैविक बनावट उस चीज के लिए कंसर्न नहीं करती है कि जैविक बनावट ऐसी होगी, स्त्रियों का शरीर जो कोमल होता है इस वजह से ऐसी स्त्रियां जो घर के काम करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इन दोनों के बारे में जो प्रचलित रूढ़ छवियां हैं और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि लैंगिक असमानता का रीजन सबसे बड़ा क्या है? रूढ़ छवियां यानी रूढ़वादी परंपराएं। हमारा जो समाज है सदियों से पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जहां पर हमारे यहाँ पिता जो है जो घर का मुखिया होता था, पिता जो हमारे घर के मुखिया होते थे, महिलाएं जो होती थी घर का गृहिणी का काम करती थी। तो सदियों से जो समाज रहा है वो पितृसत्तात्मक रहा है और हमेशा स्त्रियों को, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, तो धार्मिक ग्रंथों में भी ये कहा गया था कि स्त्री को यानी कि एक स्त्री को अपने बाल्यकाल में या बाल्यावस्था में अपने पिता के अधीन, शादी के बाद अपने पति के अधीन और पति के मृत्यु के उपरांत जो है अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। कुछ इस तरह की जो है परंपराएं, इस तरह के रिवाज जो होते हैं, इस तरह की जो है यानी इस तरह की जो वाक्य थे, उक्तियां थी, वो हमारे वेद वगैरह यानी हमारे वेद बोल रहा हूं, तमाम जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें पहली रच दी गई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लैंगिक जो असमानता है, लैंगिक पूर्वाग्रह वो हमेशा बन रहा है। हमने हमेशा स्त्री को अपने यही समझा कि स्त्री जो है पुरुष से कमतर है। तो ये जो चीजें हैं ये रूढ़वादी परंपराओं के तहत आ जाती हैं और रूढ़वादी परंपराओं की वजह से हमने स्त्रियों की एक भूमिका तय कर दी कि भाई स्त्री ये है, तो स्त्री क्या काम करेंगी? घर के काम करेंगी, चौका बर्तन यही सब काम करेंगी, बच्चों को नहलाएंगी धुलाएंगी। ठीक है, तो हमने उनकी भूमिका जो थी तय कर दी। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि हमने ये जो चली आ रही थी रिवाज यानी कि जो लैंगिक असमानता या तयशुदा भूमिका थी, इस आधार पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उनका विभाजन कर दिया, श्रम का लैंगिक विभाजन कर दिया। लैंगिक विभाजन से अभिप्राय क्या है? श्रम के लैंगिक विभाजन से यानी कि कोई काम करना है तो काम में स्त्रियां ये वाला काम करेंगी और पुरुष वो वाला काम करेंगे। यानी हमने यहाँ पे कह दिया भाई स्त्रियां घर का खाना पकाएंगी, सफाई करेंगी, कपड़े धोना, बच्चों का काम करेंगी। वहीं पुरुष जो है वो आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब संचालित करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं श्रम विभाजन या श्रम लैंगिक विभाजन वाला जो यहाँ पर है वो हर घर में देखने को मिलता है। आप हर घर में देखते होंगे कि स्त्रियां क्या करती हैं, मोस्टली अपने इंडिया में घर का काम संभालती हैं, जबकि पुरुष जो है तो जो कहीं नौकरी पर जाते हैं, कहीं और काम करते हैं। ये चीज़ हम अक्सर देखने को मिलती है हमें। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। यानी कि ये जो औरतें लोग सोचते हैं कि भाई औरतें जो हैं केवल इनका काम क्या है, गृहस्थी चलाने का है, यानी गृहस्थी में जो भी क्रियाकलाप आते हैं वो सब करने का, बच्चों का पालन पोषण का है। तो ये क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन बोला जाता है। यानी हमने लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन कर दिया कि स्त्री है तो यही काम करेगी। अब यहाँ पे बताया गया है जरूरी नहीं है कि भाई स्त्रियां जो काम करती हैं पुरुष नहीं करते हों, कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जैसे दिया गया है कि सिलाई कढ़ाई, आप जानते हैं सिलाई कढ़ाई का जो काम होता है ये स्त्रियों का काम होता है घर में, लेकिन वही काम जब पैसों के लिए किया जाता है तो इसे मर्द भी करते हैं। यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं जहां पर कपड़े की सिलाई वगैरह होती है, कपड़ा तैयार किया जाता है जीन्स वगैरह टी शर्ट वगैरह के रूप में, तो अब वहां पर आप देखेंगे अधिकतर काम जो होते हैं वो जेंट्स के द्वारा किया जाता है, यानी मेल के द्वारा किया जाता है, मेल पुरुषों के द्वारा किया जाता है काम। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि भाई वैसे तो काम घर में तो पूर्वाग्रह हमने बना दिया, घर में किसी पुरुष से कह देना कि घर में कपड़े बच्चों के सिल देना, वो एकदम 50 तरह का मुंह बनाएगा। ठीक है, तो नहीं सिलेगा, उसे बड़ा छोटा लगेगा, हमारे ये कैसे काम कर दें, लेकिन वही काम जब पैसे के लिए होगा करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमने एक समाज में भूमिका तय कर दी, समाज में भूमिका तय कर दी, यानी हमारी जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो पुरुष देखेंगे और घर का काम जो होगी महिलाएं देखेंगी। वैसे ही एक अलग एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल और दिया गया है कि आप देखते हैं अधिकांश दर्जी या होटल के जो रसोइये होते हैं वो पुरुष होते हैं, यानी जो मास्टर शेफ वगैरह बोले जाते हैं वो हम देखते हैं कि अधिकांश होटलों में आप देखेंगे पुरुष ही मिलेंगे। यानी जेंट्स जो मास्टर शेफ, जेंट्स जो शेफ होते हैं वही होटलों के किचन को संभालते हैं, वही होटलों के किचन में लीड करते हैं, वहां पर गाइड करते हैं अन्य वर्कर्स को। तो आप ये सब चीजें देखते होंगे, जबकि ये जो खाना बनाने का काम है, खाना पकाने का काम, वास्तव में अगर पूर्वाग्रह के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी कि जो समाज में जो रूढ़िवादिता के अकॉर्डिंग जो चला आ रहा काम है वो स्त्रियों का काम है, लेकिन जब पैसे की बात आ गई तो पुरुष करने लगे। यानी कि हम ये सब चीजें देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें सब चीजें अपने आसपास देखते हैं कि भाई स्त्रियों को हमने दबा दिया है, यानी कि हमने जो आर्थिक गतिविधियां थी उसमें पुरुषों का वर्चस्व हो गया, और जो वैसे काम थे जिनमें आर्थिक क्रियाएं जो जिनमें अर्थ का जो सृजन नहीं हो रहा था वो काम हमने स्त्रियों को दे दिए है। ठीक है, यानी वो काम हमने स्त्रियों को दे दिए है। अब देखिए एक बात यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो स्त्रियों को काम दिए जाते हैं वो काम बहुत आसान होते हैं। तो आपने, जब मैंने क्लास 8th वाली किताब पढ़ाई थी वहाँ पे कार्टून भी था, यानी आपने कार्टून देखा था, एक महिला ने कही आज तो मेरी छुट्टी है भाई, आज मैं काम नहीं करूंगी, तो आपने देखा एक पिता ने किस तरह से बच्चों को हैंडल किया, पिता बात बात पे बच्चों में किस तरह जल्ला पड़े। ठीक है, और वैसी स्त्रियां जो होती हैं वो पूरे दिन झेलती हैं, पूरे दिन उस पुरुषों का अत्याचार या फिर घर में पूरा टॉर्चर झेलती हैं, पूरा घर का काम निपटाती हैं, लेकिन अक्सर हम उनके काम को समझते ही नहीं है। यहाँ तक कि जीडीपी में भी महिलाओं के काम का कोई आकलन नहीं किया जाता है, उनके लिए उसे कुछ बेज नहीं दिया जाता, उनके लिए कुछ उसे उन्हें धनराशि नहीं दी जाती, तो इसका आकलन जीडीपी में भी नहीं करते। तो काफी अर्थशास्त्री इस बात की आलोचना भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हैं, यानी स्त्रियों का काम जो होता है वाकई में बहुत जटिल होता है, चाहे वो घर का ही काम क्यों ना हो, बेहद जटिल होता है। यानी आपने खुद देखा था पूर्ववर्ती जो अध्याय अपनी पूर्ववर्ती कक्षाओं में आपको पढ़ाया कि वहां पे पुरुष ने किस तरह से झल्लाहट के साथ खाना बनाना भी भूल गया, बच्चों को तैयार करना भी भूल गया, जबकि स्त्रियां ये काम बखूबी कर लेती हैं। क्योंकि वो रीजन क्या है, उनकी जो मानसिकता है, उनका हमने पूरा इन्वायरमेंट उसी अकॉर्डिंग तैयार कर दिया। तो स्त्रियां क्या होती हैं बेचारी, अपने पितृसत्तात्मक समाज है तो थोड़ा डर भी होता है, भय भी होता है, उस वजह से वो काम करती हैं। भाई पुरुष क्या होता है, हमेशा से स्त्रियों पे हावी रहा है, तो हमेशा से वो यही सोचता है कि नहीं हम जो कहेंगे वही स्त्रियां करेंगी। तो ये जो असमानताएं आप समाज में देख रहे हैं ये लैंगिक असमानताएं हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई ग्रामीण स्तर पे हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, गांव में जैसे स्त्रियां पानी लेके आती हैं, जलावन वगैरह जुटाने का काम करती हैं। शहरों में देखें तो शहरों में गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम करती है। मध्यम वर्गीय स्त्री जो है दफ्तर भी जा सकती है। यानी कि सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त आमदनी के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, लेकिन उनके काम को हम ज़्यादा मूल्यवान नहीं मानते हैं। यानी हमने ये भी देखा है कि दफ्तरों वगैरह में जो महिलाएं काम करती हैं उनका जो मूल्य है, यानी उनके काम का जो मूल्य है, चाहे वो पुरुषों के समान ही क्यों ना हो उनका काम, उसके लिए उन्हें कम वेतन दिया जाता है। यानी हम अक्सर देखते हैं कि उनके जो काम के लिए समान काम के लिए समान वेतन की बात सरकार कहती है, तमाम अधिनियम भी बने हुए हैं, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेदों में बात की गई है, लेकिन फिर भी स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है, स्त्रियों को कमतर रखा जाता है। यानी कि काम बराबर का होगा, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं सैलरी के मामले में आप देखते होंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, किसी आप स्कूल में जाइए, प्राइवेट स्कूल में जाइए, वहां पर टीचर को पढ़ाने का काम होगा, तो जेंट्स टीचर जो होंगे उनकी सैलरी ज्यादा होगी, चाहे वो 500 रुपये ज्यादा हो, 100 रुपये ज्यादा हो, लेकिन महिला टीचर सेम सब्जेक्ट की है फिर भी उसे सैलरी कम दी जाती है। आप अक्सर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये चीजें क्यों व्याप्त हैं, कहीं ना कहीं ये लैंगिक पूर्वाग्रह की वजह से व्याप्त हैं। हमें ये लगता है कि भाई स्त्री अपना काम बखूबी नहीं निभा सकती है, जबकि वर्तमान में ऐसी तमाम महिलाओं के एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर महिलाओं को पूरा यहाँ पर जैसे पुरुषों को अधिकार दिए गए, अगर महिलाओं को वैसे अधिकार दिए जाते हैं तो महिलाएं भी पुरुषों से कम बिल्कुल नहीं है। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, हर जगह महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात कही जाए, वही बात कही गई है कि सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गए हैं। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका नगण्य है। यानी अगर हम देखें, अगर हम मनुष्य की जाति पूरी देखें, पूरे संसार की जाति देखें, तो यहाँ पर लगभग आधी स्त्रियां हैं।
लेकिन वही उनका सार्वजनिक जीवन में हिस्सा यानी खास करके राजनीति में उनकी जो भूमिका है वो नगण्य है। यानी सार्वजनिक जीवन में यानी सार्वजनिक नौकरी वगैरह हैं या फिर और जो चीज़ें हैं यानी सार्वजनिक जो उपक्रम वगैरह है वहाँ पर लगी स्त्रियाँ हैं तो वहाँ पर उनकी भूमिका में नगण्य देखने को मिलती है। वहाँ पर पुरुष समाज का ही वहाँ पर वर्चस्व है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा होने का रीजन हमारा जो है लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक रूढ़िवादिताएं हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लैंगिक असमानताएं व्याप्त हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आदर्श स्त्री की कुछ कहानी, हमने कुछ ऐसे ही समाज बना रखे हैं। आदर्श स्त्री कैसी होनी चाहिए, पति की बात माननी चाहिए, सास ससुर की बात माननी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ऐसे करके टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक होने चाहिए। ठीक है, आदर्श स्त्री कैसी होनी चाहिए ये आप देख पा रहे हैं। समाज के लिए कैसी होनी चाहिए, आदर्श गृहिणी कैसी होनी चाहिए, यानी फैशन उद्योग के लिए इस तरह की होनी चाहिए। समाज के लिए ऐसी होनी चाहिए आदर्श गृहिणी, घर का काम निपटा रही है। आप देख पा रहे हैं दुर्गा का रूप दिखाया गया है, झाड़ू है हाथ में, लैपटॉप है हाथ में, बाल्टी भी है। ठीक है, ब्रश है हाथ में, जो आपका कंछली बोलते हैं जिससे जो है ये होती है वो है हाथ में। तो आप देख पा रहे हैं स्त्री को दुर्गा के रूप में दिखाया गया है। और ये एक सबसे व्यंग्यात्मक इमेज ये वाला लगा आपको। ठीक है, भाभी सास ससुर के लिए एक आदर्श दुल्हन क्या है, रुपयों का। ठीक है, यानी भाभी एक सास ससुर है, यानी कि कहीं भी अपने लड़के को ब्याहने वाले जो सास ससुर हैं तो उनके लिए क्या है, दुल्हन दहेज का एक माध्यम है, वो एक धन के रूप में देख रहे हैं। देखिए किस तरह से दिखाया गया है व्यंग्य के रूप में। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को हमने जब इतने सारे रूपों में जब देखना चाहते हैं तो फिर हम उनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं। बड़ा एक समाज में एक सवाल उठता है कि भाई हम स्त्रियों को मल्टी टैलेंटेड भी देखते हैं, हम जानते हैं स्त्रियां किसी से कम नहीं है, स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं जो कुछ पुरुष करते हैं। लेकिन फिर भी जब सवाल आता है बराबरी का, जब सवाल आता है सैलरी देने का, जब सवाल आता है समानता का, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि बेहद ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, आगे बढ़ते क्रम में। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात कही गई है। यहाँ पर जैसे बात कही गई है कि भाई तमाम महिला आंदोलनों ने जो है यानी कि यहाँ पर वह कहा गया कि महिला आंदोलन ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। यानी तमाम संगठन हुए, तमाम जो है व्यक्ति हुए जो नारी अधिकारों की बात करने के लिए आगे आए। नारीवादी का मतलब ये होता है स्त्री हो या पुरुष हो, जो नारी के अधिकारों की बात करता है उसे नारीवादी कहा जाता है। तो यहाँ पर तमाम महिला आंदोलन चलाए गए जिसके जरिए औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में जो बराबरी है इनकी मांग उठाई गई कि भाई औरतों को बराबर अधिकार दिए जाएं, समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाए। तो इस तरह से आंदोलन उठाए गए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न जब उठाए गए तमाम महिला संगठनों के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी पहुंचे। यानी कि लैंगिक विभाजन की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है और राजनीतिक गोलबंदी है ने सार्वजनिक जीवन की औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। यानी जैसे जैसे प्रश्न महिला आंदोलन व्यापक हुए, कहीं ना कहीं महिलाओं की जो हिस्सेदारी थी, महिलाओं का जो वर्चस्व था, महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण लेने में कामयाब रहे। राजनीतिक लोग भी उनकी ओर जो अग्रसर हुए। लोगों ने, जो राजनीतिक पार्टियों ने, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, उनको जाना, उनको समझा। ठीक है, तो वो सब चीजें आप देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को हम पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जबकि पहले के समय में क्या था कि भाई जो जटिल काम जैसे होते हैं, चाहे वैज्ञानिक का हो, डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, इनमें महिलाएं नहीं होती थी। महिलाओं का बिल्कुल लायक माना ही नहीं जाता था। आपको एक बात आपको शायद मालूम होगी, जो अग्नि 5 है, अग्नि 5 आपकी जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, इसका डिज़ाइन करने वाली, इनका नेविगेशन सिस्टम डिज़ाइन करने वाली, जो कि सबसे जटिल प्रणाली होती है नेविगेशन किसी मिसाइल का, तो डिज़ाइन करने वाली जो महिला है वो भी एक महिला ही है। डिज़ाइन करने वाली साइंटिस्ट जो है वो भी एक महिला ही है। आप नाम उनका सर्च करना, पता चल जाएगा। अग्नि 5 को डिजाइन, जिनका नेविगेशन सिस्टम डिजाइन करने वाली जो साइंटिस्ट है वो महिला ही है। आपको गर्व होना चाहिए इन चीज़ों पर। तो आप देख सकते हैं कि जब महिलाओं को उनको अधिकार दिए गए, महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई, महिलाओं को पूरा समर्थन दिया गया, तो महिलाओं भी किसी से पीछे नहीं रहीं। महिलाओं ने अपनी बात जो है समाज के आगे रखी, अपना पूरा जो ज्ञान था, अपने जो भी उनके अंतर्निहित प्रतिभा थी वो उन्होंने समाज के सामने रखी, और उसका नमूना आप देखते भी होंगे वर्तमान समाज में। इसके अलावा आप दुनिया के तमाम हिस्से हैं, कुछ हिस्से जैसे यहाँ पर बताए गए हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी स्तर काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पर आप देखते होंगे यहाँ पे पीएम वगैरह जो हैं, जैसे सना मारिन है यहाँ पर अभी फिनलैंड में। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, यानी यंग लेडीजें जो हैं यहाँ पर पूरा संसद को यहाँ पर जो है संदर्भित कर रही, संसद को चला रही हैं, पूरा वहाँ पे कार्यभार संभाल रही है यंग महिलाएं। तो यहाँ पर ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं, यूरोपियन कंट्रियन के देश हैं। तो इन देशों में क्या किया गया, महिलाओं की भागीदारी पर काफ़ी जो है यहाँ पर उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए काफ़ी सारा प्रोत्साहन दिया गया। तो वहाँ पर आप रिजल्ट देख भी पा रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे खड़ी भी हैं।
तो ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। तो आपने ये 5वां पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आज़ादी के बाद देश की हालत में सुधार नहीं हुआ। सुधार तो बिल्कुल हुआ, सुधार ऐसा नहीं है सुधार नहीं हुआ, सुधार तो बिल्कुल हुआ, लेकिन हमारा समाज आज भी पितृ प्रधान है। यानी हमारा समाज जो है आज भी पितृ प्रधान का मतलब क्या है, जहाँ पर पिताजी जो हैं वही परिवार के मुखिया होते हैं, माताजी नहीं होती हैं, पिताजी ही होते हैं। यानी कि जो डिसीजन लेने का काम है वो पिताजी ही करते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो आप लिख लेना यहाँ पर अगला पॉइंट, यानी कि अब 6ठा पॉइंट आएगा कि हमारे देश में आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान का मतलब आप जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि औरतों के साथ किस तरह से दमन होता है, किस तरह से औरतों को दबाया जाता है, तो वो चीज़ें कुछ बताई गई हैं। तो यहाँ पर 7वां पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पर ऐसे करके, यानी कि औरतों के साथ अभी भी कई तरह से भेदभाव होते हैं। इसमें पहला सब पॉइंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, साक्षरता के बारे में, कि महिला में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है और पुरुषों में ये दर कितनी है, 76% है। और वहीं अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च स्कूली शिक्षा की बात करें, तो वहाँ पर लड़कियों की संख्या कम होती चली जाती है। यानी कि प्राथमिक में जो एनरोलमेंट होता है वो जूनियर तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाता है, जो है सेकेंडरी स्कूल तक पहुँचते पहुँचते और कम हो जाता है, सीनियर सेकेंडरी तक और कम हो जाता है, और जो हम विश्वविद्यालय पैटर्न है यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहाँ पर लड़कियों की संख्या और कम हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हम महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। पहली बात यह है कि हम इस उचित समझते ही नहीं है कि महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च किया जाए। काफ़ी बार ऐसा लगता है कि भाई महिलाओं पर ज़्यादा संसाधन खर्च करना बेकार है, उन्हें तो हमें वैसे भी शादी करनी पड़ेगी, शादी में दहेज देना पड़ेगा। तो माँ बाप लड़कों पर ज़्यादा खर्च करते हैं और लड़कियों पर नहीं करते हैं। उन्हें लगता है लड़के जो हैं, लड़के पढ़ लिख जाएंगे तो कहीं अच्छी लड़की शादी होगी, अच्छे घर से शादी होगी तो अच्छा खासा दहेज मिलेगा, तो लड़कियों के ऊपर वो खर्च करते ही नहीं हैं। तो आप ये बात जानते हैं, यानी माँ बाप जो है अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने के, लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आप जानते हैं। देखिए, जेन्युइन पॉइंट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाऊंगा, बाद बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप मौखिक रूप से समझ लीजिए। मेरा मानना ये है, आप वो पॉइंट्स मौखिक रूप से समझ लीजिए। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति बताई गई है कि हमारे यहाँ जो ऊंचे पदों पर पहुँचने वाली महिलाएं, इनकी भी संख्या बहुत कम है। यानी हाई पद जो हैं उन पर भी हमारे यहाँ बहुत कम महिलाएं पहुँच पाती हैं। भारत में औसतन एक स्त्री, यहाँ बताया गया भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको इसके लिए अतिरिक्त वेतन और या फिर पैसे नहीं मिलते, या फिर इसके अक्सर उसके जो काम को मूल्यवान भी नहीं माना जाता है। यानी हमने एक सर्वे करवाया हुआ है और सर्वे में ये पाया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पर स्त्रियां कार्यरत हैं, स्त्रियों से ज़्यादा काम लिया जाता है, पुरुषों की अपेक्षा 1 घंटे ज़्यादा काम लिया जाता है। लेकिन फिर भी उन्हें समान कार्य के लिए, पहली बार समान कार्य तो हुआ ही नहीं, स्त्रियों से आप ज़्यादा काम करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम उतना वेतन नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं भेदभाव ही है, यानी कहीं ना कहीं ये भेदभाव ही एक तरह का। अब देखिए, ऊपर एक कहानी बताई गई है यहाँ पर, अब यहाँ दिखाया गया है, ये आप महिला देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक बच्ची है, बच्ची पीछे से कह रही है कि मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती हैं मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, पर मैं देखती हूँ लगातार काम करती रहती हैं। अगर वह जो करती हैं उसे काम नहीं कहते तो फिर काम किसे कहते हैं, बच्चे का कहना भी जायज़ है। यानी हमारे समाज ने काम की परिभाषा केवल आर्थिक जो क्रियाकलाप है उनको ही काम माना है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं हमने उन्हें को ही काम माना है, घर के कामों को काम नहीं माना है। तो एक कहीं ना कहीं इससे गलत संदेश जाता है। तो बच्ची का भी कहना बिल्कुल सही है कि भाई मम्मी कहती है हम काम ही नहीं करते, हम तो हाउस वाइफ है। तो हाउस वाइफ है, तुम देखते हैं पूरे सुबह शाम तो लगी रहती हैं किचन में, कभी बाथरूम में, कभी जो पोछा लगाने में। तो ये काम, ये क्या है, ये भी तो काम ही है। लेकिन वही बात है, हमारा समाज ने क्या किया है कि भाई आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं जिनसे हमारा अर्थ का सृजन हो रहा है, धनराशि यानी कि हमारा जो धन का सृजन हो रहा है, हमने उन्हें काम मान लिया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जो हमारी जो धारणाएं हैं उन्हें हमें परिवर्तित करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि समान अधिनियम जो बनाया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि समान मजदूरी से संबंधित जो अधिनियम में कहा गया है, उसके बावजूद भी स्त्रियों को जो है समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख लेना, यानी कि यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना कि समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, लेकिन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है मृत्यु दर है, यानी हम तमाम लड़कियों को गर्भ में ही मार देते हैं। यानी हमारे यहाँ जो आप देख लैंगिक असमानता का दूसरा रीजन ये है कि तमाम जगह आप देख पा रहे हैं लैंगिक अनुपात है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है कि हम कन्या को पैदा होते ही मार देते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा लोग
फेंक जाते हैं, झाड़ियों में फेंक जाते हैं, थैले में कार्टन में बंद करके किसी तालाब वगैरह में फेंक आते हैं, ऐसे करके मतलब क्रियाकलाप करते हैं। कितनी एक गलत बात है। देखिए नवरात्र के सीजन में एक जो है एक लाइन आपने देखी होगी, एक नवरात्र के सीजन में मैंने काफ़ी बार वो पढ़ी है लाइन और काफ़ी बार आती भी है कि जिन व्यक्तियों ने अपनी पत्नियों के कोख में बेटियों को मार दिया, आज वो नवरात्र के सीजन में घर घर जाके मोहल्ले में जा जाके बेटियां ढूंढ रहे हैं ताकि वो कन्या भोज खिला सकें। कितनी बड़ा विडंबना की बात है। यानी जिस व्यक्ति ने लाइन लिखी वो गलत नहीं लिखी, हकीकत की बात है। यानी हमें बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब कन्या भोज की बात है, नवरात्र सीजन की बात है, तब आपने देखा होगा नवरात्रि के सीजन में कि पकड़ पकड़ के लेके आते हैं कि कहाँ से हमें एक लड़की मिल जाए, हमारी 9 की संख्या पूरी हो जाए, 11 की हो जाए, 21 की हो जाए, करते हैं ऐसे करके दान। तो ये कितनी विडंबना की बात है कि एक औरतों में इतना सम्मान भी दे रहे हैं और दूसरी ओर हम स्त्रियों को उनके साथ तमाम तरह का भेदभाव भी कर रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे यहाँ क्या जो मानसिकता देख पा रहे हैं कि जन्म लेने से पहले ही हमारे यहाँ स्त्रियों को खत्म कर दिया जाता है। ये किस तरह की मानसिकता यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है कि लड़कियों को जन्म लेने से पूर्व भी, यानी लड़की को जन्म लेने से पूर्व भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, यानी लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने के तरीके। तो ये किस मानसिकता से, इसी मानसिकता से पनपते हैं और इसकी वजह से देश का जो लिंग अनुपात है, इसी में सब पॉइंट है, वो कितना है, यानी प्रति 1000 लड़कों पर कितना है, यानी हमारा लिंगानुपात कितना है, 919 रह गया है। कई जगहों पर अगर बात करें, जैसे बहुत सारे राज्य, हरियाणा जैसे राज्य, वहां पर तो और भी कम है। ठीक है, तो अभी हमारा लिंगानुपात कितना है, 919 रह गया है। ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये 919 लिंगानुपात जो बताया गया है, अगर इसकी बात करें तो ये वर्तमान को देखते हुए बताया गया है। अगर हम 2011 के जो सेंसस हैं, यानी 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग तो 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो ये किताब जो है सन 2020-21 की किताब है। ठीक है, तो 20-21 पे जो अनुमान थे, इन्होंने जो अपने आंकड़े निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग 919 बताया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग 2011 को लेकर कहेंगे सर ये 2011 में 943 था यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन इस किताब में चूंकि बाद में रिसर्च वगैरह की होंगी, विभिन्न तमाम जो समितियां वगैरह हैं या विभिन्न जो सर्वेक्षण समितियां हैं उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की होंगी, तो उस अकॉर्डिंग अभी का वर्तमान का बताया गया है कि कितना है। क्योंकि किताब जो है अभी वर्तमान सेशन की है, 2020-21 के सेशन की है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो ये 919 तक रह गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इसका रीजन क्या है, महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न, हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, उनके साथ मारपीट। तो ये सब हिंसा महिलाओं को झेलनी पड़ती है और कहीं ना कहीं महिलाओं को एक वस्तु मात्र समझा जाता है, यानी इंसान मात्र समझा ही नहीं जाता है, तमाम जगह वस्तु मात्र समझा जाता है। यानी आपने देखा होगा अक्सर ये कहने को मिलता है कि भाई शादी करवा दो तो महिला स्त्री आ जाएगी तो घर का काम संभाल लेगी, घर का काम करेगी। यानी हमने स्त्री को केवल और केवल एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया है, कभी उसको पूरा अधिकार उसे दिया ही नहीं, कभी उसे पूरा सम्मान दिया ही नहीं। यही रीजन है कि आज भी हमारे यहाँ समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की दशा आज भी हमारे यहाँ बहुत खराब है, बहुत ही दयनीय है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय सांसदों में महिलाओं की संख्या कितनी है और हमारे यहाँ कितनी है। यहाँ पर एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 1 अक्टूबर 2018 की निर्वाचित सदनों में महिलाओं के प्रतिशत की स्थिति बताती है, यानी 2018 की रिपोर्ट के आधार पर है ये। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हैं जो नॉर्डिक देश हैं, यानी कि यूरोपियन के नॉर्डिक कंट्री हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं संसद में, 42.3% महिलाएं। अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में 29.5% महिलाएं हैं। यूरोप में 26.4% महिलाएं हैं संसद में, जबकि भारत में 2018 की तुलना 2018 में कितनी थी महिलाएं, यानी हमारी जो पिछली लोकसभा हुई है, अभी वाली नहीं, 2018 वाली में लोकसभा में जो है पुरानी वाली लोकसभा में हमारे यहाँ 11.8% महिलाएं थी पूरे यहाँ पर संसद की। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि कितनी स्थिति हमारे यहाँ खराब है। खराब होने का रीजन क्या है कि स्त्रियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्त्रियां अच्छा कर भी कहीं भी नहीं दिखा पाएंगी, यानी अपना अच्छा जहाँ प्रदर्शन भी नहीं करके दिखा पाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैं क्या क्या आगे नोट डाउन करना है। देखिए अगली हेडिंग है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो देखिए आप सभी को मालूम है कि आज़ादी से पूर्व हमारे यहाँ देश में महिलाओं की स्थिति पर कोई भी ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में फिर वहाँ पर तमाम सक्रिय महिलाओं ने भी भाग लिया। जब गांधी जी हमारे भारत में आए, गांधी जी का जब यहाँ पर अभियान स्टार्ट हुआ आज़ादी को लेकर, तो उसमें तमाम महिला कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से जुड़े। तो देखिए फिर महिलाओं ने जब सक्रिय रूप से महिलाएं जो राजनीति में आ गई, तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने भी इस बात पर बल दिया कि सदियों से चली आ रही जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जिसके तहत महिलाओं को जंजीरों में कैद करके रखा गया, घरों में बेड़ियों में कैद करके रखा गया, समाज की बेड़ियों में या फिर जो रिश्ते नातों की बेड़ियों में कैद करके रखा गया, तो उससे उस महिलाओं को कैसे मुक्त किया जाए, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए।
तो देखिए आप सभी को पता है कि हमारे लोकतंत्र में, चाहे हमारा ही लोकतंत्र क्यों हो या फिर कहीं विश्व में कहीं बार भी लोकतंत्र हो, तो लोकतंत्र एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए हम अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो लोकतंत्र में जरूरी ये था कि भाई जो महिलाएं हैं, अगर महिलाएं अगर संसद तक पहुंच जाएंगी तो भाई अपनों से जो अपने जो मुद्दे हैं उनके कठिनाइयां जो आ रही हैं उन्हें आगे बढ़ने में, जो भी उनके साथ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं की तरफ, उन मुद्दों की तरफ वो अपना जो है यानी संसद का ध्यान केंद्रित करने में समर्थ भी हो पाएंगी। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए तमाम नारीवादी समूह के और महिला आंदोलन के जो निष्कर्ष पे पहुंचे कि इन्होंने यही माना, ये सब उन लोगों ने यानी नारीवादी समूहों ने या फिर महिला आंदोलनकर्ताओं ने यही माना कि औरतों का सत्ता पर अगर नियंत्रण नहीं होगा तब तक वो इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक महिलाएं संसद में नहीं पहुंचेंगी तब तक महिलाओं से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनका भी निपटारा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके इन लोगों ने क्या किया, फिर आगे चल के इन्होंने डिमांड उठाई, यानी इन्होंने ये कहा कि भाई जो महिला प्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधि हैं, वहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। इनका मानना ये था कि महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएं जिससे कि संसद में एक तय सीमा के अंदर अंदर महिला प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँच सकें। और महिला प्रतिनिधि जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो महिलाएं होंगी, ऑब्वियस सी बात है, महिला की समस्याएं हैं वो अच्छे से जान पाएंगी और वहाँ पर उन्हें पटल पर रख भी पाएंगी। तो वही बात यहाँ पर निकल के आई कि यहाँ पर जैसे लोकसभा के बारे में बात कही गई कि भाई ये सब चीज़ें बात कही गई हैं कि महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी हैं ताकि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ जाए राजनीति में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यानी केवल निचले स्तर पर, जो हमारा सबसे निचला स्तर है लोकतंत्र का, आपको पता होगा, यानी ग्राम पंचायत हो या फिर आपकी नगर पंचायत लेवल पर हो, वहाँ पर तो है एक तय सीटों को रिजर्व होना, लेकिन ऊपर के लेवल पर इतना नहीं है। जैसे बात यहाँ पर बताई गई है कि आपका जो लोकसभा इलेक्शन अभी का हुआ है, हाल का लोकसभा इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर 100% में से मात्र 14.36% केवल महिलाएं हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी कम है लोकसभा इलेक्शन में। और वही बात करें राज्यों की विधानसभाओं की, तो राज्यों की विधानसभाओं में स्थिति और खराब है, वहां पर मात्र 5% से भी कम महिलाएं हैं। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में तमाम आंदोलन चले, तमाम जो है महिला आंदोलन चले, नारीवाद समूहों ने तमाम बात उठाई, लेकिन फिर भी महिलाओं को इतना ज़्यादा उनका हक नहीं मिल पाया। जबकि भारतीय समाज हो या फिर विश्व के संदर्भ में हो, महिलाओं की हिस्सेदारी 50% की है, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट इसमें लिख लेना कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% ही पहुंच सकी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, जबकि राज्य की विधानसभाओं की स्थिति देखें तो वहां पर उनका प्रतिनिधित्व कितना है, मात्र 5% से भी कम है राज्य विधानसभाओं में। यानी जो एमएलए जो हैं, हमारी जो महिलाएं एमएलए हैं भारत में, एमएलए बहुत ही कम है, 5% से कम है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में, हमारा देश लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, उसमें भी महिलाओं के साथ इतनी बड़ी उपेक्षा हो रही है, ये कहीं ना कहीं गंभीरता का विषय है। अब देखिए बात बताई गई है यहाँ पर कि भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी जो देश हैं, ये विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों से भी पीछे है। यानी कि जो भारत के अलावा ये आपके अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका देश हो, वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है वो भारत से बेटर है, यानी भारत इसमें भी पीछे रह गया है। अब देखिए हमारे यहाँ एक बड़ी विचित्र स्थिति है। विचित्र स्थिति हमारे यहाँ ये है, आपने देखा होगा कि कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए या फिर किसी और पद पर आसीन हो जाए, तो आपको पता होगा कि भाई उनके जो पतिदेव होते हैं वो सत्ता चलाते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा, तमाम आर्टिकल वगैरह अखबार में आते हैं कि भाई सरपंच जी तो घर में चूल्हा फूंक रही हैं और पतिदेव जो है वो कुर्सी संभाल रहे हैं, और यही अक्सर देखने को मिलता है। यानी भारतीय लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे, किसी भी स्तर पर देखेंगे, मान लीजिए कोई महिला प्रतिनिधि है, चुनी हुई प्रतिनिधि है, तो आप देखेंगे उनके महिला प्रतिनिधि से ज़्यादा सक्रिय कौन होता है, उनके पतिदेव, उनके परिवार वाले सक्रिय होते हैं, यानी महिला को साइड में कर दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, फिर वाकई में क्या महिला को यहाँ पर उसका हक मिल पाएगा? क्या महिला की प्रतिनिधित्व की बात फिर उठ पाएगी? नहीं उठ पाएगी। यानी बेईमानी सी लगती है बात। यानी हमने कह तो दिया है भाई महिला चुनकर आएगी तो महिला के हक के लिए बोलेगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है और ये हकीकत आपसे छुपी हुई नहीं है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर जो किताब में जो सब बातें ऐड हैं वही बातें मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कुछ लोग सोचते हैं कि सर आप अपनी ओर से बताते हैं। देखिए अपनी ओर से तो मैं एक्सप्लेन करता ही करता हूँ, लेकिन किताब भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वाकई में स्थिति अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, जैसा कि हम लोग देखते हैं वही स्थिति वर्तमान में चली आ रही है। आप किसी भी गांव का उठा के देख लीजिए, किसी भी अगर नगर पालिका में देख लीजिए, विधायक का लेवल का देख लीजिए, यानी कि महिला जो कैंडिडेट होती है, महिला कैंडिडेट केवल घर में रहती है, उसके पतिदेव पूरी विधायकी संभालते हैं। चाहे एमपी के संदर्भ में देख लीजिए, कोई महिला एमपी है तो उसके पतिदेव देख रहे होंगे, परिवार वाले देख रहे होंगे। यानी वही कहावत सुनी होगी, चचा विधायक है हमारे, तो वही स्थिति यहाँ पर चलती है। यहाँ पर अगर धर्मपत्नी जी अगर विधायक हो जाए या किसी और पद पर हो जाए तो वो पतिदेव तो फिर उनके सर्वे सर्वा हो जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर चल रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं का जो वर्चस्व है वो अभी भी ऊपर नहीं उठ पाया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट ये नोट कर लेना है कि कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा।
यानी कुर्सी तक आ तो गई, लेकिन मंत्रिमंडल जो होते हैं उनमें अक्सर पुरुष ही रहे। ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो तो इन्हें पुरुषों यानी इन्हें मंत्रिमंडल के अधीन ही काम करना पड़ता है, मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं ये, तो भाई ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आपने सेकंड पॉइंट ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली बात बताई गई है। अब देखिए भारत का पंचायती राज व्यवस्था, तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या किया, कुछ हिस्सा तय किया महिलाओं का कि भाई महिलाओं का कुछ हिस्सा तय कर देंगे जिससे कि महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा जो है पहुंच पाएगा। तो हमने इसके लिए क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या किया हमने कि स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं हमारी भारतीय स्थानीय सरकारों ने। ठीक है, लेकिन आज अगर भारत में देखें तो आज भारत के ग्रामीण और शहरी इलाकों में हम निर्वाचित महिलाओं की संख्या देखें तो करीब 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं निर्वाचित हैं, यानी ग्रामीण स्तर पर या फिर नगर पालिकाओं के स्तर पर। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फिर भी महिलाओं का उतना उत्थान या प्रोत्थान नहीं हो पाया है। जिस हिसाब से यहाँ पर ये महिलाएं चुनकर तो आई हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं की आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं हैं। आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं जो है समाज की या रूढ़िवादिताओं की बेड़ियों में आज भी जकड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज भी जो है तमाम महिला संगठन हुए या कार्यकर्ता हुए नारीवादी आंदोलनों के, तो वे डिमांड करते हैं, यानी महिला संगठन और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये डिमांड करते आए हैं कि भाई यहाँ पर चाहे लोकसभा हो या राज्य विधानसभा हो, यहाँ पर कम से कम 1/3 सीटें तो महिलाओं के लिए होनी चाहिए एटलीस्ट। और ये बात जायज़ भी है। जिस देश में 50% महिलाएं हों, 50% महिलाएं हों, 50% पुरुष हों, तो वहाँ पर तो ये कम से कम 1/3 तो होनी चाहिए, इतना तो बनता है। लेकिन फिर भी अभी तक इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पे विधेयक पेश कर दिया गया है, लेकिन 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से ये लटका पड़ा है। आप जानते हैं क्या स्थिति है, यानी स्थिति वही है कि भाई यहाँ पर पुरुष क्यों चाहेंगे कि भाई महिलाएं आगे बढ़ें, पुरुष क्यों चाहेंगे कि महिलाएं उनके बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़ी हों, नहीं चाहते हैं। यानी आज भी पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें महिलाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है मानसिक स्थिति लोगों की खराब है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ कार्टून बना के दिखाए गए हैं। अब देखिए ऊपर देख रहे हैं आप कि ऊपर बताया गया चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। यानी कि जो चयनित कैंडिडेट हैं वो बोल रहे हैं, ये महिला आंदोलन आप देख पा रहे होंगे, महिला खड़ी है ये, तो वही है कि और गेटों पर आप देख रहे हैं ये सब ये बैठे हैं, यानी जो आपके मेन जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो गेटों पर कोई पैर लगा के रोक कर ऐसे बैठा हुआ है। तो आप देख समझ पा रहे हैं ये कार्टून अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये सुरेंद्र ने द हिंदू में बना हुआ कार्टून है, यानी महिला अपने अधिकारों की मांग कर रही है। कैसे भी संसद में पहुंचे हम, लेकिन संसद में बैठे हुए सत्तारूढ़ पार्टी के जो यहाँ पर मेल हैं यानी पुरुष हैं, वो पहले से रास्ता रोक के खड़े हैं, यानी चाहते ही नहीं है कि महिलाएं यहाँ तक पहुंचे। तो वो आपके लिए कार्टून के माध्यम से पेश भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपने लैंगिक भेदभाव के तहत आपने ये भी देख लिया कि राजनीति में महिलाओं का कितना योगदान है। इसके अलावा आपने अन्य देशों के साथ कंपेयर करके देख लिया कि कितने परसेंट का योगदान है राष्ट्रीय संसदों में और भारत में कितना रहा है। भारत में बहुत स्थिति खराब थी 2018 तक, लेकिन अभी वर्तमान में 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ 14.3% महिलाएं पहुंची हैं। लेकिन फिर भी राज्य विधानसभाएं यानी MLA के पदों पर 5% से कम महिलाएं हैं हमारे यहाँ। पूरे भारत की बात की जाए तो फिर भी स्थिति हमारे यहाँ गंभीर बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो आपने लैंगिक भेदभाव जो था महिलाओं के साथ वो अभी देखा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, इसके बारे में इसके एस्पेक्ट से आप देखेंगे। धर्म और सांप्रदायिकता और राजनीति, इन सबको देखेंगे। देखिए आप लोग जो धर्म है, धर्म की अवधारणा से अच्छे से आप अवगत हैं, यानी कि आपने धार्मिक विभाजन, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपने देख ली हैं, यानी कि धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की बात यहाँ पर चल रही है। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक तो नहीं है, यानी कि सब जगह लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक नहीं है। लेकिन विश्व के ज़्यादातर देश जो हैं, यानी विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता आज भी एक व्यापक मुद्दा बना हुआ है। आपने चाहे पूर्ववर्ती जो अध्याय भी देखे, वहाँ पर आपने देखा किस तरह से लोग प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक आपस में बटे हुए हैं। अलग अलग पंथ लोग मानते हैं, धर्म एक ही है लेकिन फिर भी अलग अलग पंथों में विभक्त हैं और आपस में विभेद कर रहे हैं। मुस्लिम जो है शिया सुन्नी में विभक्त हैं। तो वही चीज़ें हमने देखी अभी, यानी ये सब चीज़ें हमने देखी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो विभाजन है, धार्मिक विभाजन है, तो यहाँ पर ये विभाजन जो होता है अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई लैंगिक विभाजन पर इतना ध्यान राजनीति में क्यों नहीं दिया जाता। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, उसे मालूम है, यानी पुरुष को ये मालूम रहता है कि स्त्री जो होती है हमारे अधीन रहेगी, यानी हम जो कहेंगे वही स्त्री करेगी काम, तो इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देता है। जबकि धार्मिक मुद्दे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे लगता है कि भाई अगर एक धर्म विशेष के लोगों को अगर हम अपनी तरफ खींच लेंगे तो पूरा जो समुदाय है वो हमारी फेवर में वोट डाल देगा, तो लोग इसे राजनीति में ले आते हैं, राजनीति के मैदान में धार्मिक मामलों को अव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर
पहला पॉइंट नोट कर लेना कि लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अव्यक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गांधी जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। गांधी जी स्वयं माना करते थे, गांधी जी ने स्वयं ये भी कहा था, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इनका मानना ये था, धर्म का मतलब उनके नैतिक मूल्य हैं, यानी कि जो धर्म के नैतिक मूल्य हैं वो राजनीति में अक्सर होने चाहिए। इनका ये भी मानना था, इनका ये मानना था कि यहाँ पर जो है राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, यानी जो धर्म के नैतिक मूल्य हैं उनके द्वारा राजनीति चलनी चाहिए। क्या वर्तमान में ऐसा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। आज उल्टा हो चुका है। आज क्या है, यानी आज राजनीति से धर्म चल रहे हैं। यानी ये आप देखते होंगे कि फलानी पार्टी आ गई, फलानी पार्टी ने ये सिंबल चला दिया, फलानी पार्टी आ गई, फलानी पार्टी इस धर्म का प्रचार कर रही है। यानी अब धर्म से राजनीति नहीं चल रही है, अब राजनीति से धर्म चल रहे हैं। यानी हकीकत बात बन चुकी है। यानी आज जो धर्म के आज जो पर्याय बन चुके हैं वो राजनीतिक संगठनों ने उन्हें उन पर अपना कॉपीराइट टैब बना लिया है कि भाई ये धर्म है तो हमारा धर्म है, ये आप अगर हमारी पार्टी के नहीं हो तो आप ये धर्म के भी नहीं हो। कुछ इस तरह की आप देख रहे हैं विडंबनाएं आज देश में आप तो देख भी रहे होंगे। देखिए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आपके माइंड में सारी चीजें स्पष्ट हैं। ऐसा नहीं है, जब ये पार्टियां नहीं थी उससे पहले देश में धर्म नहीं था, उससे पहले भी धर्म था, लोगों की धार्मिक विश्वास भी थे, धार्मिक मान्यताएं भी। लेकिन जब ये पार्टियां आ गई, इन्होंने जो ठप्पा लगा दिया कॉपीराइट वाला, नहीं हम ये पार्टी के हैं तो ये धर्म हमारा है, तो वहीं से विभेद स्टार्ट हो गए। तो आप ये स्थिति अभी वर्तमान में देख भी रहे होंगे। तो एक पार्टी के साथ नहीं, लगभग सभी पार्टियों के साथ यही स्थिति है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड पॉइंट और सेकंड का सब पॉइंट, यानी उनका मानना था कि यहां पर राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अब देखिए, यहां पर अगली बात कही गई है, थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट बताया गया है कि अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदायों के लोग हैं। यानी कि इनका जो मानवाधिकार वगैरह की रिपोर्ट वगैरह है, ये सब ये बताती हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मरने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं। अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मानवाधिकार समूहों की रिपोर्ट कह रही है। वहीं आगे बात यहाँ पे कही गई है, महिला आंदोलनों का कहना यह है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पारिवारिक कानून क्या है? पारिवारिक कानून की अगर पृष्ठभूमि अगर देखें तो आपको पता होगा, पारिवारिक कानून में विवाह, तलाक, गोद, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। और हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? हमारे देश में सभी धर्मों के अकॉर्डिंग ये सब कानून अलग अलग हैं। यानी आपने देखा हुआ हिंदू कोड बिल, मुस्लिम, ठीक है, यानी मुस्लिम विवाह बिल, ये सब सुने होंगे आपने, ठीक है। यानी आपने देखा वो ट्रिपल तलाक वाला एक अलग मुद्दा था। यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे बड़ी मिस्टेक जो की, मैं उसे मिस्टेक ही बोलूंगा। यानी ये सब चीजें हम एक सूत्रबद्ध रूप में रख सकते थे, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो कॉमन रूप से, चाहे वो हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, सभी को समान रूप से रख सकते थे। लेकिन नहीं, हमने उसमें भी भेदभाव किया, हमने महिलाओं मुस्लिमों के लिए अलग छोड़ दिया। यानी कि उस समय हकीकत तो ये है, हकीकत से मुकरना नहीं चाहिए, मेरा मानना यह हकीकत ये थी, जो उस समय संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं के माइंड में ये चीजें थी, उन्होंने उन चीजों पर ध्यान फोकस ही नहीं किया, उन चीजों को उन्होंने छेड़ा ही नहीं जिनसे उन्हें लगता था कि यहाँ पर समाज में एक दंगा फसाद हो जाए। उन चीजों को उन्होंने छुआ ही तक नहीं, ठीक है, उन चीजों पर उन्होंने छुआ ही नहीं। हकीकत बात यह है। और ऐसे तमाम बहुत सारे मैटर आप देख पा रहे होंगे जिन पर आज भी सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं, कहते हैं ये सब चीजें, जब देश समान है, सब कुछ समानता की बात कर रहे हैं, फिर हमने ये हर स्तर पर, धार्मिक स्तर पर ही हमने कानून क्यों बना दिए हैं कि भाई विवाह का अलग है, सबका तलाक का अलग है। भाई ये सब चीजें क्यों हमने कर दी हैं? जब देश एक है, सब कुछ एक है, तो अलग अलग क्यों हमने बना के रख दिया है? कायदा तो यही कहता है कि एक होना चाहिए, और एक होगा तो भेदभाव नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात, आप सोच रहे होंगे लाइन ये लिखी हुई है तो लाइन ये गलत नहीं लिखी होगी। इस लाइन का मेरा कहने का मतलब बिल्कुल सही है कि महिला आंदोलन के कार्यकर्ता आप खुद अनुमान लगाइए कि मान लीजिए हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हितों की, फिर वहां पर महिलाओं के हितों में हम वहां देखते हैं भाई किस धर्म की है, हिंदू की है, मुस्लिम की है, भाई किसी भी धर्म की सही, जब महिलाओं के लिए समान अधिकार है तो महिलाओं के लिए उन समान अधिकारों के साथ बात बढ़ाई जाए आगे। अब इसमें जब हमने धर्मों में विभक्त कर दी है, अपना जो संविधान के कुछ पहलू धर्मों में व्यक्त कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ऐसे में भेदभाव तो होगा ही होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग यही मांग करते हैं कि कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उन्हें बदलाव किए जाने चाहिए। समतामूलक, समान कानून तो हो कम से कम। हिंदुओं के आपने अलग डिवाइड कर दिए, मुस्लिमों के अलग डिवाइड कर दिए, कायदा ये कहता है समान कानून हो। समान कानून होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भेदभाव होगा ही नहीं। अब कुछ कानूनों को मैंने बोल तो रहा हूँ आपको, मैंने बताया भी आपको कि कुछ कानून ऐसे थे हमारे देश में, कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन्हें उस समय संविधान निर्माताओं ने छेड़ा ही नहीं बिल्कुल। उस समय उन्होंने उस चीज़ को इसलिए नहीं छेड़ा, उन्हें लगा कि भाई ऐसा करने से ये हो जाएगा, फलाना समुदाय हमसे नाराज हो जाएगा, तो उन्होंने हेरिटेज छोड़ दी। वही बात है,
जैसा कि आपने एक चैप्टर मैंने पढ़ाया भी था, आपने देखा भी था कि हमारे देश में जो कुछ नियम है, जैसे यातायात वाले नियमों वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, वहाँ पे देखा था कोई पगड़ी लगा रहा है तो उसे हेलमेट पहनने से आज़ादी दे दी हमने, टोपी लगा रहा है तो उसे हेलमेट पहनने से आज़ादी दे दी। तो ये क्या, ये समतामूलक कानून थोड़ी ना हुए भाई। ये एक तरफ हम समतामूलक कानूनों की बात करते हैं, एक तरफ हम समानता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम इस तरह की जो कृत्य हैं वो हम रख रहे हैं, तो ये समानता की बात कहाँ हुई। तो वो बात आपने देखी भी थी, इससे पूर्ववर्ती जो आप किताब थी उसमें आपने पढ़ा भी था कि हमने कुछ छूट दे दी। एक व्यक्ति सिख व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, हमें तो छूट इस वजह से मिली, हम पगड़ी लगाते हैं। तो क्या पगड़ी प्रोटेक्ट कर देगी? क्या पगड़ी हेलमेट का रोल निभा लेगी? नहीं निभा सकती है। नहीं वो टोपी लगाने वाला जो व्यक्ति है, टोपी जो है हेलमेट का रोल निभा लेगी, हेलमेट रहेगा। लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि धर्म की लोगों की भावनाएं आहत ना हो, तो हमने उन्हें छेड़ा ही नहीं। जबकि हकीकत ये थी, कायदा ये कहता है कि भाई कानून कोई सा हो, कानून समान होना चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए। विभेद होगा तो ऑब्वियस ही बात है, यानी एक समुदाय के लोग ये कहेंगे नहीं साहब हमारे उनके लिए ऐसा किया गया, हमारे लिए फिर ऐसा होना चाहिए। तो वहीं पर जो है मनमुटाव, वहीं पर टकराव वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है, मेरा मानना ये है। और आप देखते भी होंगे तमाम लोगों ने, जैसे कुछ कानून ऐसे थे जिसमें उसको लेकर तमाम आजकल के जो संगठन है वो लोग आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं भाई ये चीज़ें इनके लिए हैं तो हमारे लिए भी होनी चाहिए। तो सरकार की मजबूरी है, सरकार उनमें संशोधन कर रही है, सुधार कर रही है, क्योंकि अब लोग जागृत हुए, लोगों ने लगा बिल्कुल कि भाई फलाने को आप इतना छूट देते जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई एक संविधान का दायरा आप एक बात कहते जा रहे हैं कि संविधान के दायरे में दे रहे हैं, लेकिन संविधान का दायरे का मतलब ये थोड़ी ना है आप हद से ज़्यादा छूट देते जाएं, एक लिमिट तो होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि आप जो कानून है हमारे देश में, कोई भी कानून सही, तो कानून पहली बात तो समतामूलक होने चाहिए, यानी सभी को समान होने चाहिए, ताकि सभी को समान रूप से हम यहाँ पर न्याय दिलवा सकें। अगर कानूनों में भेदभाव होगा, यकीन मानिए, तो फिर न्याय की बात नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि विभिन्न धर्मों के जो अच्छे विचार हैं वो राजनीति में बिल्कुल भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि लोग जो हैं अपने धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतें उठा सकते हैं, अपने हितों की मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पर, ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं वो भावनाओं की उनकी कद्र हो, भावनाओं को समझा जा सके। यानी कि यहाँ पर देश में जितना जरूरी लोकतंत्र है उतना ही जरूरी धर्म भी है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, यानी ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। ऐसे हमारे जो गांधीवादी लोग हैं या फिर जो भी देश के उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, तो उनका यही मानना है क्योंकि हमारा समाज जो है, भारतीय समाज एक लंबे सदियों से, यानी कि लंबे अरसे से धर्म से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को, जो हमारी संस्कृति, हम संस्कृति से धर्म को अलग भी नहीं हटा सकते, धर्म को भी हमें उसी दायरे में रखना है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि भाई धार्मिक रूप से जो विचार या मत सार्वभौमिक रूप से यहाँ पर सबके लिए सर्वमान्य हो, तो उन मतों को जो है यहाँ पर उन मतों को आगे ले जाना भी चाहिए, उन नैतिक मूल्यों को, उन पॉजिटिव संदेशों को, यानी कि जो सकारात्मक मूल्यों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। तो देखिए ये आपने पॉइंट नोट किया या नहीं किया, ये थर्ड पॉइंट था आपका, ठीक है, और ये आपका जो था ये चौथा पॉइंट था, ठीक है, ये चौथा पॉइंट के रूप में आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ऐसे करके आपने ये धर्म के बारे में देख लिया। अब बात आती है सांप्रदायिकता। ये देखिए ये वाला जो मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिकता वाला। इस पर तमाम बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं सांप्रदायिकता को जो है सांप्रदायिकता को देखते हुए। और सांप्रदायिकता होती क्या है, तो इसका यहाँ पे देखते हैं सांप्रदायिकता होती क्या है। देखिए सांप्रदायिकता की शुरुआत ये बताते हैं कि भाई इसकी समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। यानी कि हमारा देश कैसा है, हमारा लोकतांत्रिक देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी हमने लगभग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया है। हम यही कहते हैं कि हमारे देश में सभी धर्मों को मानने की आज़ादी है, कोई किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। और राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं होगा, सर्वधर्म होंगे, यानी सभी धर्म यहाँ पे मान्य हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा तब उठ जाती है, सांप्रदायिकता का भावना तब यहाँ पे पनप जाती है कि जब हम, यानी सांप्रदायिकता तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे का पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। यानी कि हम एक समुदाय का दावा करने लगते हैं कि भाई राजनीति में ये समुदाय का वर्चस्व है, तो ऑब्वियस सी बात है इस धर्म को मानने वाले ही होने चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पे सांप्रदायिकता की भावना पनप जाती है। और सांप्रदायिकता की भावना जब पनपती है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे धर्म के जो धर्मावलंबी होंगे उनके माइंड में गलत संदेश जाता है, और ऐसे करके मोर्चा खोल देते हैं सामने वाले बहुसंख्यक धार्मिक समूह के खिलाफ। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखते होंगे फिर देश में दंगे फसाद ये सब चीज़ें पनपती हैं। तो ये सांप्रदायिकता है। यानी कि समस्या यहाँ पे कब शुरू होती है, पहला पॉइंट लिख लेना, समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। फिलहाल हमारे देश में धर्म को राष्ट्र का आधार नहीं माना गया है,
यानी हमारे यहाँ क्या माना गया है, संविधान को राष्ट्र का आधार माना गया है कि हमारा जो देश है वो संविधान के द्वारा बनाए हुए नैतिक मूल्यों या कानूनों के अकॉर्डिंग ही चलता है, किसी धर्म के द्वारा प्रतिपादित नैतिक प्रतिपादित मूल्यों या सिद्धांतों के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे देश में सभी जो है धर्म समान है। तो इस वजह से हमारे यहाँ सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, आप देखते होंगे बहुत बार ऐसी सरकारें या फिर ऐसी सत्तारूढ़ पार्टियां जो है संसद में पहुंच जाती हैं जो किसी एक विचारधारा का जो है फेवर करती हैं, तो वहां पर ऐसी समस्या फिर विकट आने लगती है। तो यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना कि जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पचपोषण का रूप लेने लगती है, ठीक है, तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं, यानी तब इसके अनुयायी क्या करते हैं, दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए एक धर्म के लोग हैं, जैसे मान लेते हैं धर्म ए है और ए धर्म के लोग ये कहें नहीं फलाने धर्म में ये कुरीतियां हैं, ये ऐसा है, ये धर्म ऐसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे हमारा देश ये है तो इस धर्म को यहाँ से हटाना चाहिए, ये अगर ये इस धर्म के हैं तो इन लोगों को हमारी बात माननी चाहिए। तो वहां पर क्या होता है, क्लैश स्टार्ट हो जाता है, टकराव की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर रखी गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरी बात बताई गई है कि भाई जब राज्य यानी इस प्रक्रिया में जब लोग ये मांग उठाते हैं तो फिर क्या करता है, जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। यानी राज्य में यानी मौजूदा सरकार जो होती है वो जब किसी का फेवर लेने लगती है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी एक को फेवर करने लगती है कि भाई हम हमारी सरकार इस पार्टी की, हमारे विधायक या सांसद सब इसी पार्टी के हैं और वो उसी पार्टी उसी धर्म को यहाँ पर फेवर करने लगती है, तो समस्या और विकट हो जाती है। यानी ऑब्वियस सी बात है फिर तो पक्षपात होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है सेकंड पॉइंट कि इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और यहाँ पे विकट होने लगती है। अब यहाँ पर अगली बात कही गई है कि सांप्रदायिकता राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस सांप्रदायिकता की राजनीति की जो बुनियादी सोच है वो इस बात पर निर्भर करती है कि धर्म से ही समाज का निर्माण होता है। धर्म में जो प्रतिपादित नियम है, धर्म में प्रतिपादित जो मूल्य हैं, उन्हीं से एक आदर्श समाज की स्थापना होती है। जब ऐसा मान लिया जाता है तो वाकई में वहाँ पे सांप्रदायिकता का जन्म हो जाता है। और जब हमारा समाज ये मानता है कि जो भी समुदाय है, समुदाय का निर्माण धर्म से नहीं बल्कि संविधान से चल रहा है समुदाय, तो फिर कोई दिक्कत होती नहीं है। और भाई कोई धार्मिक विचारधारा का अगर वहाँ पे कोई प्रतिनिधित्व करने लगता है, धार्मिक विचारधारा को फैलाने लगता है और धार्मिक विचारधारा के आधार पर किसी समाज का समुदाय का निर्माण करने की बात जब करता है तो वो सांप्रदायिकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही सब है कि भाई एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके होमोलिखित एक जैसे होते हैं, समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद भी होते हैं, लेकिन उन्हें पर इतना कोई महत्व नहीं दिया जाता है। वो लोग सब क्योंकि एक ही धर्म से हैं तो लोग क्या कहते हैं, आप फलाने धर्म के हो, हम भी फलाने धर्म के हैं, तो हम केवल अपने धर्म को बचाएंगे। जैसा कि आप देखते होंगे देश में, यानी लोगों के तमाम मुद्दे होने के बावजूद भी कोई एक घुट्टी पकड़ा दी जाती है, एक ही मुद्दा दिया जाता है कि भाई धर्म खतरे में है आपका। यानी आपके राजनीतिक संगठन जो है अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए बस एक ही चीज कहते हैं कि भाई धर्म खतरे में है, हमें धर्म की रक्षा करनी है। तो धर्म और रक्षता वाला जो नारा देकर लोग बढ़ते हैं, तो उस नारे को जैसे ही आगे ले जाते हैं धर्म की रक्षा के लिए, मतलब रक्षा करनी चाहिए धर्म की, तो जैसे ही आगे ले जाते हैं धर्म की में रक्षा करनी है, तो वहीं पर क्या होता है, लोगों के अंदर एक सांप्रदायिकता का जहर पनप चुका होता है। लोग अपने आप को अपने समस्याओं से ज़्यादा धर्म की समस्याओं से जोड़ लेती हैं। जब धर्म की समस्याओं से जोड़ लेती हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सभी धर्म जो हैं, चाहे कोई सा धर्म हो, ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी धर्म से थोड़ा बहुत तो डिफर होता ही होता है। कुछ बातें जो बुनियादी सिद्धांत होते हैं दूसरे धर्म से मैच नहीं करते हैं, तो ऐसे में जब दूसरे धर्म से उनकी बातें सिद्धांत कुछ बातें जो मेल नहीं खाती हैं, तो उन बातों के आधार पर लोग क्या करते हैं, छीटा कसी टीका टिप्पणी स्टार्ट कर देते हैं और तभी वहीं पर क्या होता है, एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, यहाँ पर बताई गई है अगली पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कि सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। जैसे आपने देखा भी होगा पाकिस्तान का निर्माण जो हुआ, पूरा पाकिस्तान का किसके लिए हुआ, यानी इस्लाम के रूप में हुआ। तो वहाँ के जो पैरोकार हैं, आप देखते होंगे वहाँ पे माइनॉरिटी पे किस तरह का जो है अत्याचार हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है अत्याचार क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि भाई ये पाकिस्तान जो है पूरा इस्लाम का है, इस्लाम का राष्ट्र है, इस्लामिक कंट्री है। तो इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ यहाँ पर किसी और धर्म को तवज्जो नहीं दी जाएगी, किसी और धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर गैर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, उनके साथ किस तरह के भेदभाव अत्याचार हो रहे हैं, आप तमाम मीडिया में न्यूज़ में देखते भी होंगे। तो वही सब चीज़ें हैं, यानी कि जब सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो फिर यही स्थिति फिर क्रिएट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि
यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उसकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों, ये बिल्कुल सही बात है। यानी एक धर्म के लोग एक जैसा सोचते हो, ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग होती है। हर समुदाय में अलग अलग तरह के विचार के लोग होते हैं। यानी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई किसी एक विचार के, किसी एक धर्म के लोग हैं उनकी विचारधारा सबकी एक जैसी होगी। यानी हिंदू विचारधारा के लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात नहीं है कि हिंदू की विचारधारा की सबकी लोगों के विचार एक ही जैसे होंगे। हो सकता है बहुत से विचार जो ऐसे हों जो हिंदू धर्म के लोग होने के बावजूद अपने धर्म में कुरीतियां ढूंढ रहे हो, अपने धर्म की कुरीतियों पर फोकस करते हो। कुछ लोग ऐसे हों वो पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर अपने धर्म की जो यानी अच्छाइयां उन पर फोकस करते हो। दोनों तरह के लोग मिलते हैं, हर धर्म में मिलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली बात यहाँ पे कही गई है, सांप्रदायिकता की सबसे अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में देखने को मिलती है। यानी दैनंदिन जीवन का मतलब ये अपने डेली लाइफ में देखने को मिलती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी धारणाएं, एक दूसरे को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, ये सब शामिल होती हैं। आप देखते होंगे आजकल फर्जी व्हाट्सअप वगैरह सोशल मीडिया के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई हमारा देश ये था, हम ये थे, हम वो थे, ऐसा नहीं हुआ होता तो ये हो जाता। ठीक है, तो वो तमाम तरह की भावधारणाएं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे तमाम तरह के मैसेज चलते हैं कि हमारा राष्ट्र ये था, हम ऐसे नहीं रहे होते तो ऐसा नहीं हुआ होता, इतने सालों तक इन्होंने अत्याचार किया, ये किया, वो किया। तो लोग ये समझ बैठते हैं कि भाई ये हम अगर एक जैसे रहे होते तो हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप सोचने वाली बात ये है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाकई में किसी भी धर्म के अंदर अपने आप में भी बहुत सारी जो है विभेद हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम पूरा राष्ट्र जो है एक धर्म का हो जाए तो राष्ट्र जो है सुरक्षित हो जाएगा, यकीन मानिए नहीं हो सकता है। यानी एक धर्म का राष्ट्र होने के बावजूद भी उस धर्म के अंदर भी तमाम जो है कुरीतियां होती हैं, उस धर्म के अंदर भी तमाम चीजें जो है बटी हुई होती हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, किसी एक धर्म को उठा के देख लीजिए, चाहे हिंदू को उठा के देख लीजिए, चाहे मुस्लिम को उठा के देख लीजिए, सब में अलग अलग पंथ के लोग हैं। यानी हिंदू में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बड़ व्यवस्था है। बड़ व्यवस्था की वजह से आप देखते होंगे कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जिन्हें वाकई में हिंदू धर्म के होते हुए भी उन्हें समान दर्जा नहीं मिल पाता है। वहीं मुस्लिम धर्म में उठा के देखेंगे तो वहाँ पे शिया सुन्नी वाले जो लफड़े हैं वो कभी शांत नहीं हो पाते, वो मैटर को कभी मिलजुल कर रह ही नहीं पाते। उनके दोनों के धर्म एक ही है लेकिन फिर भी साथ नहीं रह पाते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि सांप्रदायिकता चाहे कितनी भी जो प्रगाढ़ क्यों ना हो, लेकिन वही बात है, लोग जो कहते हैं कि एक धर्म का राष्ट्र बन जाएगा तो हम लोग ज़्यादा सुखी रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी धर्म की गहराई में जाएंगे और किसी धर्म की गहराई तक सोचेंगे, किसी भी धर्म के लोग हों, तो आप खुद को यकीन कर पाएंगे कि जितनी ज़्यादा विविधता होगी हम उतनी ही ज़्यादा श्योर और सिक्योर रह पाएंगे। यानी उतने ही ज़्यादा हम अच्छे से अपने आप का जीवन यापन कर पाएंगे। और जितना ही हमारे जो है, मान लीजिए किसी एक कोई धर्म, कोई एक राष्ट्र हो और वहाँ पर एक जैसे ही लोग हों, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हम नवाचार को वहाँ पर बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। हम भाई कूप मंडूक जैसे रह जाएंगे, कुएं की मंडूक जैसे रह जाएंगे। हम कोई नवाचारी सोच, नया विचार, उसको आगे नहीं बढ़ना, उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देखते होंगे तमाम जो इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पर तमाम जो नए विचार हैं, नए विचारों को वहाँ पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है कि भाई वहाँ पर कहीं पर खलीफा का शासन है, कहीं कहीं किसी का शासन है, तो वहाँ पर और जो विचारों की बात है, जैसे महिला उत्थान की बात हो तो महिला उत्थान की बात करने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग एक धर्म के लोग हैं। उनका मानना यह है कि महिलाएं सदियों से हमारे अंडर में रही हैं तो अभी भी अंडर में रहनी चाहिए, तो बात उठती नहीं है। अब भाई विविधतापूर्ण देश होता तो वहाँ पर लोग बात उठा पाते, महिलाएं भी अपनी बात रख पाती। तो ये सब हमें खामियाजा भी देखने को मिलता है। यानी जो लोग ये मानते हैं कि एक धर्म का देश हो, एक धर्म का देश होने पर हमारा देश ज़्यादा सुखी रहेगा, तो मेरा मानना यह नहीं सुखी रह सकता। अगर आप पूरा डीपली एनालिसिस करें, डीपली अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि कोई भी देश जो किसी एक धर्म का हो वो भी सुखी नहीं रह सकता है। ठीक है, आपके सामने जब किसी भी एक देश का एग्जाम्पल उठा के आप देख लेना। तो इसलिए बेटर यही है कि जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जीवन जो होगा बेटर होगा, उतना ही हमारे जीवन में एकीकृत होगा और अपने मुद्दों को, अपने बातों को जो है समाज के पटल पर हम रख पाएंगे, संसद के पटल तक हम पहुंचा भी पाएंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट अब आप नोट कर लेना। यहाँ पर अब देखिए, ये तो आपने बताया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की प्रयास में रहती है। सांप्रदायिक सोच कोई भी हो, हर बार यही कोशिश करती है कि भाई हम अपनी जो है राजनीतिक सोच है इसको स्थापित कर लें। यानी हम अपनी राजनीतिक पूरी पहुंच है, पैंट है, उसको स्थापित कर लेंगे तो यकीन मानिए हमारा जो राजनीति है वो धर्म के नाम पर चलता रहेगा। धर्म की गुट्टी पिलाते जाएंगे और हर बार वोट लेते जाएंगे। तो चौथा पॉइंट यही है, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई। बहुसंख्यक समुदाय के लोग क्या करते हैं, बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। अल्पसंख्यक समुदाय के सोचते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग देश चले, हम अपना राजनीतिक धर्म ले आए, अपनी मान्यता ले आए, तो हमारा धर्म को बढ़ावा मिले कैसे भी करके। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली बात बताई गई है। काफ़ी बार क्या होता है, जो कि अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे, काफ़ी बार ये होता है कि
यानी सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप ले लेती है। गोलबंदी का मतलब ये है कि भाई सब लोगों का समूहबद्ध करना, यानी कि पूरा एक तुष्टिकरण की राजनीति समझते हैं आप। तुष्टिकरण का मतलब होता है किसी एक मुद्दे पर सभी लोगों का ध्यान एक तरफ आकर्षित कर लेना, एक तरफ खींच लेना, ठीक है, विभाजन वाली राजनीति वाली स्थिति। तो काफी बार क्या होता है कि भाई कुछ कभी बार क्या किया जाता है, इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक इनके द्वारा भावनात्मक अपील करवाई जाती है। अपने लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम बात किया जाता है। यानी कई बार होता है सामुदायिकता को पनपाने के लिए हम क्या करते हैं, धर्म के पवित्र प्रतीकों का दुहाई देते हैं कि भाई वो हमारा धर्म इस प्रकार का रहा है। धर्म गुरुओं के जरिए हम कोशिश करवाते हैं, धर्म गुरुओं के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करवाने की कोशिश करते हैं, भाई हमारा धर्म खतरे में है, हमें ये करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं भाई हमारे धर्म के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है तो हमें ये करना चाहिए। भावनात्मक अपील की जाती है, इमोशनल अपील की जाती है, देखिए हमारा ये रहा है, हम इतने गौरवशाली रहे हैं, ये रहे हैं, वो रहे हैं, ऐसे करके अपील की जाती है। यानी लोगों के मन में एक डर बैठा दिया जाता है कि वाकई में अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो आपका धर्म मिट जाएगा और आप मिट जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। तो ऐसे करके लोग क्या करते हैं, फिर मजबूरी लोगों के माइंड में ये आ जाती है, लोग फिर क्या करते हैं, एकदम वोट देते चले जाते हैं किसी पार्टी, जो पार्टी एक धर्म का समर्थन करती है, उसी धर्म के आधार पर उस पार्टी को ऊपर वोट देते चले जाते हैं। यानी धर्म के नाम पर पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं और पार्टियां सत्ता में अपनी सरकार चलाती रहती हैं। तो यहां पर लिख लेना, यानी लिख लेना यहां पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप, यानी यहां लिख लेना इसमें पहला 5वां पॉइंट, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसी में सब पॉइंट, इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, इन सब से ये पूरा पॉइंट यहां से लेकर यहां तक लिखना सब पॉइंट, ठीक है। तो ये सब अक्सर तरीके अपनाए जाते हैं इनमें। आगे बढ़ते हैं। कई बार सांप्रदायिकता जो वही आप देख रहे हैं दंगों का, हिंसा का रूप ले लेती है। जैसे पाकिस्तान में आप देखी होगी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हिंसा हुई थी, ठीक है, भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय खालिस्तान को बनाने को लेकर हिंसा हुई थी 1984, आपको याद होगी, जिसमें जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो घटनाएं कब हुई, जब लोगों ने अपने आप को धर्म का ऊपर रख दिया, यानी संविधान से ऊपर धर्म को मान लिया। उनका मानना यह था कि अगर संविधान धर्म नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि भाई संविधान जब बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है संविधान ही ऊपर है, लेकिन नहीं, लोगों ने अपनी जो भावनाएं थी कुछ इस तरह का गोलबंदी वाली जब हमारी करवाई गई धर्म गुरुओं के द्वारा या फिर इन सब लोगों के द्वारा, तो लोगों ने अपनी भावनाएं जो थी वो राजनीति से ऊपर धर्म से जोड़ ली। और ऐसे में फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामुदायिक विभाजन, हिंसा, दंगा, नरसंहार, ये सब चीजें फिर घटित हुई। ये बात आप जानते हैं। अगली हेडिंग है धर्मनिरपेक्ष शासन। बात कर लें धर्मनिरपेक्ष शासन की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माता जो थे स्टार्टिंग से इस बात को लेकर बहुत एक्टिव थे, सक्रिय थे। उन्हें मालूम था कि हम अगर किसी एक धर्म को यहाँ पे वरीयता देंगे तो ऑब्वियस सी बात है देश में नरसंहार जैसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हमने फिर क्या किया कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। यानी हमने यहाँ पर अपने आप को देश को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया। हमने किसी धर्म को अपना जो है राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया, सभी धर्मों को यहाँ पे बराबर मान्यता दी। इस संविधान यहाँ पर यही कहता है यहाँ पे कि संविधान ने सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी दी है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को यहाँ पर अवैधानिक घोषित भी करता है। तो हमारे माइंड में ये बात पहले से ही थी, हमारे मस्तिष्क में, हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में ये विचार पहले से ही था कि जैसे तमाम देश बने हैं, श्रीलंका बौद्ध धर्म के आधार पर बना है, पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर बना है, इंग्लैंड ईसाई के आधार पर बना है, तो हम अपने भारत का निर्माण किसी एक धर्म के आधार पर नहीं करेंगे। हम जो है सभी धर्मों को पूरी वरीयता देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात यह थी कि भाई इसके साथ ही संविधान ने धार्मिक समुदायों को समानता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार दिया। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका के संविधान में धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है, जबकि भारत में स्थिति ऐसी नहीं है। भारत में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनसे लगता है कि भाई लोगों के अधिकारों का, लोगों की नैतिकता या लोगों के मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है। तो ऐसे में हमारा संविधान हस्तक्षेप भी करता है, यानी कुछ हद तक हस्तक्षेप भी करता है। जैसे छुआछूत की इजाजत नहीं है हमारे यहाँ, यानी अनटचेबिलिटी का एंड करना है बिल्कुल। ऐसा अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है या फिर छुआछूत की भावना को बढ़ावा देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई का भी अधिकार है हमारे यहाँ। तो ये भी बात भी है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना कि संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का इजाजत देता है, जैसे छुआछूत की इजाजत नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पे बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की विचारधारा पर नहीं है, यह हमारे संविधान की बुनियाद है। हकीकत बात यह है, किसी पार्टी की विचारधारा नहीं है, किसी एक पार्टी की विचारधारा नहीं है ये, इसमें सभी की सहमति थी। यानी धर्मनिरपेक्ष देश बनाने में हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी, जो भी क्रांतिकारी थे, उन सभी की यही नीति थी कि देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना है, ताकि सभी धर्मों के लोग जो आज़ादी से पहले कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया था, उन सभी को बराबर सम्मान मिल सके और हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश बन सके। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि भारत की बुनियादी अवधारणा जो है हमारी, वो धर्मनिरपेक्षता है। तो सांप्रदायिकता हमारी बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। वाकई में सांप्रदायिकता जो है भारत में किसके लिए, यानी ये कुछ लोगों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि भारत की बुनियादी अवधारणा, यानी कि जो बुनियादी अवधारणा हमारी क्या है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा हमारी बुनियादी अवधारणा है। तो सांप्रदायिकता का जो जहर है लोगों के मन में जो भरा जाता है, आजकल आप देख पा रहे हो टीवी के माध्यम से, जो है तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रोपेगेंडा चलाती हैं, फर्जी प्रोपेगेंडा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी इस तरह की अगर जो चीज़ें अगर लगातार जारी रहेंगी तो यकीन मानिए एक ना एक दिन बड़े संघर्ष जरूर होंगे हमारे देश में। आप देखते भी होंगे काफ़ी बार जो है इस संघर्ष के चलते दंगे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं। आप हाल में ही देखते होंगे, अभी हाल में ही कुछ जगहों पर दंगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पे आप नोट करेंगे, यहाँ पर आप अब देखिए, यहाँ पे पॉइंट में भूल गया, चौथा पॉइंट है यहाँ पे लिख लेना आप, सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही खतरा नहीं, बल्कि यह भारत की बुनियादी अवधारणा ब्रैकेट में धर्मनिरपेक्षता के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। बुनियादी अवधारणा हमारी क्या है, धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है। यानी ब्रैकेट में लिख लेना इसका धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने ऐसे करके जान लिया कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में जान लिया कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष शासन है, उसकी क्या भूमिका है। तो वही बात कही गई है, हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह जो आ रहे हैं, दुष्प्रचार, इनका मुकाबला करना होगा। और धर्म के आधार पर जो गोलबंदी की राजनीति है, इसका भी हमें मुकाबला करने की जरूरत है। धर्म के आधार पर लोगों को जो एक जने इकट्ठा किया जा रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, उससे भी हमें निपटने की जरूरत है। अगली बात कर लेते हैं जाति और राजनीति। देखिए हमारे देश की अगर बात ही देखें तो हमारा देश इसी मामले में एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ कुरीति जो है वो जाति व्यवस्था, जो कि सदियों से चली आ रही है। और विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें, तो दुनिया भर में जाति व्यवस्था का जो प्रचलन है वो केवल आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। भारत से मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं, यानी चाहे वो नेपाल हो, ठीक है, और जो और भी जो नेपाल के अलावा पाकिस्तान वगैरह में है थोड़ा सा, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े हुए देश हैं केवल वहीं पर है, और दुनिया में कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर वही बात कही गई जातिगत असमानताओं के बारे में। तो यहाँ पर अगली हेडिंग डाल लेना, जाति और राजनीति, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें लिख लेना कि लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि जातिगत विभाजन जो है वो क्या है, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना के रूप में देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है ये अभी का देन है, यानी ये सदियों से चला आ रहा है। पहले बर्ड व्यवस्था के रूप में था, फिर बर्डों का विभाजन हो गया, बर्ड भी अपने आप में छोटे छोटे समुदायों में, छोटी छोटी जातियों में विभक्त हो गए। वहाँ पर भी एक बर्ड के अंदर भी तमाम जातियाँ बन गई, ठीक है, जातियाँ उपजातियाँ। उनमें से उन्होंने मान लिया कि कुछ जातियाँ बहुत ऊपर हैं, कुछ जातियाँ नीचे हैं, तो उन जातियों के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अपने नियम बना लिए, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। अभी बताया गया कि अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। यानी कि अधिकतर क्या है, समाजों में मान लीजिए कोई पेशा है, प्रोफेशन है, वो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है पेशा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जाति व्यवस्था है, यानी कोई एक जाति है, जिस जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा तो अगले जन्म में वह, यानी अगले जन्म से मतलब बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसमें जन्म में उस जाति में जन्म लेने वाला बच्चा भी वही पेशा अपनाएगा। कुछ इस तरह की हमारे यहाँ रूढ़िवादिता है, कुछ इस तरह की हमारे यहाँ जो परंपराएं चली आ रही हैं, ये जो कि कहीं ना कहीं गलत है। आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। अब बताया गया है यहाँ पर कुछ कुरीतियों के बारे में, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि आप फलानी जाति के हैं तो उसी जाति का पेशा अपनाएंगे। एक जात समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, यानी उनके अलग अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खानपान का संबंध होता है, यानी कि एक ही जात के लोगों के बीच बेटी और रोटी का संबंध होता है, शादी और खानपान भी होता है। लेकिन अन्य जातियों के साथ उनका मिल मिलाप नहीं होता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों को ना शादी हो सकती है और ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो जातिगत विभाजन है, जातिगत आधार पर राजनीति होती है, उसमें ये सब चीज़ें प्रबल आधार पर चलती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या चलता है कि भाई वही चलता है कि भाई एक जाति के लोग हैं तो भाई यहाँ पर जो सेम जाति के लोग हैं उनमें विवाह संबंध हो जाएंगे, रोटी बेटी वाला नाता चलेगा, जबकि अलग जाति के लोग हैं उनसे हमारा संबंध नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इन्हें लिखवाने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कहा गया है अगला पॉइंट कि वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग करने की धारणा पर आधारित है। जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें वर्ण व्यवस्था आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये क्या है, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और इन्हें अपने अलग से अलग करने पर धारणा पर आधारित है। इसमें अभी एक चीज रखी गई है अंत्यज, जो अंत्यज रखे गए हैं, अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। अंत्यज का मतलब होता है सबसे निचली पायदान वाली जातियां, तो इनके साथ भेदभाव किया जाता है। और वर्ण व्यवस्था की देन है जो है जाति व्यवस्था है, ठीक है। ये वर्णों में फिर क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था को भी विभाजित कर दिया गया। वर्ण व्यवस्था में भी क्या था, तमाम जातियां बन गई। कुछ जातियां वर्ण व्यवस्था में कुछ ऊंचे पायदान पे पहुंच गई, कुछ यहाँ पे निचले पायदान पे रहीं। तो ऐसे करके यहाँ पे आपने देखा होगा कि ज्योतिबा फुले हो, महात्मा गांधी हो, BR अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, तो इन्होंने यहाँ पर जो जातिगत भेदभाव है इससे मुक्त समाज बनाने की बात इन्होंने कही, ठीक है, और उसके लिए काम भी किया। यानी कि यही कारण था कि भाई ये तमाम जो समाज सुधारक हुए, इन्होंने क्या किया कि भाई ये जातिगत जो काम है, जातिगत पेशा है या जातिगत जो समाज में भेदभाव है, इसको मिटाने की बात कही, इसको जो है समतामूलक बनाने के लिए इस पर काम भी किया। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख लेना, थर्ड पॉइंट कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। ये थर्ड पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे करके जातिगत व्यवस्था के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और यकीन मानिए आप हम सभी ना सभी यानी कोई ना कोई सभी यानी किसी ना किसी जाति से बिलोंग करते हैं और आप ये बात अच्छे से जानते होंगे। तो मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जाति के बारे में आगे बताया गया है यहाँ पर कि आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता, शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदार व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो मानसिकता है इसमें बदलाव आ रहा है। यानी कि अब क्या हुआ है कि अब शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, शहर में जाके कोई व्यक्ति कोई भी पेशा अपना सकता है। तो आप ऐसे में देख रहे होंगे जो जाति व्यवस्था का प्रचलित स्वरूप है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। पहले क्या होता था, गांव में जमींदार हैं, जागीरदार हैं, तो क्या होते थे, आपने देखा होगा तमाम लोगों को घर से उठा लेते थे कि भाई तुम्हारे पिता ये काम कर रहे, तुम्हें भी ये काम करना होगा, बाध्यता करवाते थे, बाध्यकारी करवाते थे, उन पर जोर जबरदस्ती करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहा है। लेकिन फिर भी आज भी ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण परिवेश में अगर आप देखें तो ग्रामीण परिवेश में आपको ये सब प्रबलता पूर्वक आपको जाति व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। शहरों में आप देखते होंगे, शहरों में बहुत हद तक बदलाव आ रहा है। पहले क्या होता था, आप देखते होंगे कि लोग साथ में खाना खाने में भी लोगों को दिक्कत होती है, भाई फलानी जात का हमारी पांत में बैठा है, हमारी लाइन में बैठा है, तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम हमारे बगल में बैठा है, हम खाना नहीं खाएंगे। अब क्या है, आप देख पा रहे होंगे ट्रेन में, बस में अपने साथ कौन बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेज पर बैठे कौन खाना खा रहा है, इस पर उसकी जाति क्या है हम कोई मायने नहीं रखते। इस संविधान में किसी भी तरह की जाति भेदभाव को निषेध किया गया है। इन शहरों में दूसरी बात यह है, शहरों में जो पेशा चुनने की आज़ादी थी, पेशा चुनने की आज़ादी की वजह से भी हमारे यहाँ शहरों में जो है थोड़ा जातिगत भेदभाव कम हुआ। जबकि ग्रामीण लेवल पर आज भी अगर आप जाएंगे तो ग्रामीण लेवल पर आज भी आपको प्रबल रूप से जातिगत भेदभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन शहरों में फिर भी नहीं है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेना आप इसमें। अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट आएगा, यानी यहाँ पर लिख लेना कि आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास ने, ठीक है, साक्षरता और शिक्षा के विकास और पेशा चुनने की आज़ादी और जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था और पुराने स्वरूप यानी जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। चौथा पॉइंट आप ये लिख लेना। पांचवा पॉइंट यहां लिख लेना कि संविधान में हमारे किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव को निषेध किया गया है। तो वो सब बातें हैं जो आपने देखी यहाँ। अब बहरहाल यहाँ पे वही बात कही गई है कि संविधान ने तमाम बातें कही हैं, संविधान ने तमाम बातें कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जाति व्यवस्था आज भी बरकरार है। यानी आज भी लोग अपने बेटे या बेटी का विवाह अपने ही जो है जाति में करना पसंद करते हैं। और आप देखते होंगे इंटरकास्ट जो मैरिज वगैरह होती हैं उनमें ऑनर किलिंग यानी सम्मान के लिए हत्या वगैरह, ये सब चीज़ें आप देखते होंगे, आप सुनते भी होंगे मुद्दे। तो ये सब चीज़ें हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ों के लिए कह दिया गया है कि भाई आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज जो है वो रूढ़िवादी परंपराओं में बंधा हुआ है। जाति व्यवस्था आज भी हमारे समाज से निकली नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि आने वाले 100, 150, 200 सालों में जाति व्यवस्था का जो पहलू है वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर पड़ जाएगा। जब समाज शिक्षित हो जाएगा और समाज जो है प्रगति करेगा तो यकीन मानिए जाति व्यवस्था का पहलू भी कमजोर पड़ जाएगा। किसी परंपरा, किसी रिवाज को या किसी जो सामाजिक कुरीति को खत्म होने में सालों साल लगते हैं। आपको याद होगा
जिस समय राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का एंड करने की बात कही थी, उस समय राजा राममोहन राय का भी प्रबल विरोध हुआ था। तमाम जो धर्मावलंबी थे उन्होंने कहा था अरे आपको हमारे जो मुद्दे हैं, धार्मिक मामले, इनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके आपने देखा होगा, धीरे धीरे करके जो आज आप देख रहे होंगे, पूरी तरह से जो सती प्रथा थी वो एंड हो चुकी है। पूरे देश में कहीं नामो निशान भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो उसके लिए दंडनीय प्रावधान है। तो ये सब चीज़ें आप जानते भी हैं। यानी कोई भी रिवाज हो, कोई भी परंपरा हो, चाहे कोई कुरीति हो, उसे खत्म होने में टाइम तो लगता है, क्योंकि सदियों से चली आ रही है, तो एकदम तो मिटाई नहीं जा सकती है। लेकिन फिर भी ये है, समय के साथ साथ मिट जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और ये चीज़ आज भी देखने को मिलती है कि जिन जातियों में पहले से पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था, उनकी शिक्षा भी पकड़ आज भी मजबूत है। उनकी शिक्षा में आज भी आधुनिक शिक्षा में उनका बोलबाला है। लेकिन जो लोग पहले छूटे हुए थे, यानी पहले से जिनमें पढ़ाई का अधिकार नहीं था, जो लोग पढ़ाई से अछूते थे, वो आज भी शिक्षा में पिछड़े हुए बने हुए हैं। ये बात आप देखते भी होंगे, नोटिस भी करते होंगे कि जो लोग पहले से जिनमें शिक्षा की अच्छी पहुंच थी, पहले से जिन लोगों की, तो वो परिवार या वो बच्चे आज भी शिक्षा में जो है आगे हैं। लेकिन जो लोग सदियों से इन्हें शिक्षा नहीं मिली और बाद में आज़ादी के बाद जैसे तैसे करके शिक्षा ग्रहण की, तो वो आज भी पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे छठा पॉइंट आप बताया गया है, छठा पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि जिन जातियों में पहले से ही ये पूरा यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ सब पॉइंट और इसी में सब पॉइंट, इसी में कि जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इसका रीजन बताया गया है कि यही कारण है कि भाई शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोग अनुपात असमान रूप से काफ़ी ज़्यादा है। यानी इस वजह से आप देख पाते हैं कि शहरों में जो अगड़ी जात के लोग हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं शहर में, उनका संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी शहर में सामान्य रूप से जनरल जाति के लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्थितियाँ और बताई गई हैं, कुछ स्थितियाँ और डिफाइन की गई हैं। जैसे राजनीति में जाति के बारे में बताया गया, भाई राजनीति में जाति का गठन किस प्रकार से हुआ, राजनीति में जाति का प्रचलन किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए ये हेडिंग लिखने से पहले कुछ चीज़ें और हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पहले चर्चा कर लेते हैं। भारत और की सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो अगली हेडिंग आप डाल लेना, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो जनगणना होती है, जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म का दर्ज किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं, घर घर जाके सर्वे करवाते हैं। तो हम उस सर्वे के जरिए सूचनाएं जुटाते हैं, उसके आधार पर पूरा डेटा तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर वही बताया गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने नास्तिक है या कोई किसी धर्म को नहीं मानता है, तो फॉर्म में वही बात हम दर्ज कर लेते हैं वैसे ही करके, और बाद में हम अपना एक आंकड़ा जारी करते हैं। ये बात आप जानते होंगे। पहला पॉइंट तो नोट कर लिया है। अगर हम देखें यानी प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद हिंदू, जैन, ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा भी है। अगर हम यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से देख लें तो यहाँ पर हमारा जो है जैन, हिंदू और ईसाई समुदाय का हिस्सा जो है थोड़ा घटा भी है, लेकिन मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। अब देखिए हमारे देश में यहाँ पे बताया गया है उस चीज़ के बारे में कि हमारे देश में प्रचलित एक धारणा है कि मुसलमानों का प्रतिशत हद से ज़्यादा बढ़ रहा है और दूसरे समुदाय उनसे पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे में हमारे यहाँ एक सच्चर समिति गठित की गई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर, एक फियर का माहौल जो बैठाया गया। जैसे आप ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं पूरा, तो अक्सर ये बात दोहराई जाती है बार बार। तो फिर सच्चर समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन उनका जो मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा है। रीज़न ये है कि भाई शिक्षित लोग नहीं है, शिक्षित नहीं है तो बेटर एजुकेशन ना मिल पाने की वजह से, बेटर जो स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिल पाने की वजह से मृत्यु दर भी उनमें ज़्यादा है। तो उस आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई, तो उसमें ये बताया गया कि आने वाले 50 सालों में इनकी आबादी जो थी वो 3 से 4% रह जाएगी, क्योंकि उस समय जो अभी आप 80% हिंदू देख रहे होंगे, 80% हिंदू वाली आबादी है, ये इसकी बहुतायत हो जाएगी और ये आबादी अपने आप कम हो जाएगी। यानी आपको अभी तो दिख रही है, लेकिन 50 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे इसमें, सेकेंड पॉइंट कि यानी यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर एक आम भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ जाएगा और दूसरे धर्म समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। इसी में लिख लेना, इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, जिसे सच्चर समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसने आकलन से स्पष्ट किया कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में यह बढ़वा 3 से 4% तक ही रहेगी। ये आप नोट कर लेना, ये अक्सर करके पूछते हैं और ये सच्चर समिति का हर बार जिक्र भी किया जाता है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए जनगणना में, तो जनगणना में 2 विशिष्ट समूह हैं, जहाँ पर SC जाति यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
इनकी गिनती अलग से दर्ज की जाती है। यानी कि वैसे तो ये हिंदू में ही काउंट है, दोनों समुदाय जो हैं हिंदू में ही आते हैं, लेकिन फिर भी इनकी काउंटिंग जो अलग से की जाती है अनुसूचित जाति और जनजाति की। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट अब आप लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना कि जनगणना में 2 विशिष्ट समूहों एससी और एसटी की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसी में सब पॉइंट, अनुसूचित जातियां क्या हैं? अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः हिंदू जातियां ही हैं। जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था, वो आज दलित जातियां हैं। ये यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसे नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अनुसूचित जातियों में कौन से आते हैं? अनुसूचित जनजातियों में वैसे तो मैं बता चुका हूं हर बार। अनुसूचित जनजातियों में आमतौर पर वो लोग आते हैं जिन्हें आदिवासी कहा जाता था। वे समुदाय जो कि अमूमन रूप से पहाड़ी या जंगलों इलाकों में रहते थे और समाज से इनका मेलजोल नहीं था, उन्हें यहां पर हमने किस में रख दिया? अनुसूचित जनजातियों में रख दिया। यहां पर आप इसमें नोट कर लेना। इसी में अगला सब पॉइंट है, थर्ड सब पॉइंट। सन 2011 में जो देश की आबादी हुई है, देश की आबादी का जो जनगणना हुई है, उसमें अनुसूचित जातियों का हिस्सा लगभग जो है पूरी जनसंख्या का 16.6% है। वहीं अनुसूचित जनजातियां जो है लगभग 8.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। ये आप नोट कर लेना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ जनगणना जब होती है तो ओबीसी की काउंटिंग नहीं होती अलग से, यानी जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती है। ये जनगणना की खास बात है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, इसने सन 2004-05 में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। इसके अकॉर्डिंग इसने ओबीसी जातियों का एक अनुमान लगाया। यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने सन 2004-05 में अनुमान लगाया कि आबादी ओबीसी की जो है, यानी अन्य पिछड़ी जातियां जो है, इनकी आबादी देश में जो 41% के करीब है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार कितनी है? यानी इस प्रकार इनकी आबादी जो है मुल्क में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी का हिस्सा लगभग 2/3 है और हिंदुओं की आबादी लगभग 3/4 है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हिंदू जातियां हैं, हिंदू जातियों में 2/3 जातियां किस किस की हैं? ओबीसी, यानी 2/3 तो ओबीसी, एससी और एसटी को मिला के 2/3 कौन है? ये हिंदुओं में है। ठीक है, 2/3 कैंडिडेट। वहीं अगर बात की जाए हिंदुओं की आबादी की बात की जाए तो 3/4 आबादी जो है, यानी कि अपने यहाँ अपने देश में, वो किसकी है? हिंदुओं की है। यानी लगभग मोर देन 75% आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। ये बात यहाँ पे निकल के आई। ठीक है, ये 5वां पॉइंट और 5वें का सब पॉइंट आप लिख लेना। अब देखिए, ये 2011 की जनगणना है, इसके आंकड़े बताए गए हैं कि हिंदू हमारे यहाँ कितना है। तो ये आपको लिख लेना है। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी कितनी है? 2011 में हिंदू 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है। यहाँ पर इसके बाद मुस्लिम के बाद तीसरा समूह है ईसाई है, उसके बाद सिख है। ठीक है, अन्य में आ जाते हैं बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और अन्य धर्म ये इतने हैं, और जिनका कोई धर्म नहीं 0.2% है। ये आप नोट कर लेना। देखिए, ये आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनगणना वाले, और ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। मेमोराइज का मतलब यही है कि 1-2 बार आप इसे देखेंगे चार्ट को, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके माइंड में कुछ भ्रांतियां आती हैं। जैसे एक भ्रांति, सबसे बड़ी भ्रांति आप यही पाले हुए थे कि मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिमों की आबादी आज से 50 साल बाद अपने आप कम हो जाएगी। यानी सच्चर समिति की रिपोर्ट ने ये बात स्पष्ट है, और आप हर बात का मूल्यांकन करेंगे तो आप ये पाएंगे भी कि आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी शिक्षा का अभाव है उनमें। ऑब्वियस सी बात है, आबादी बढ़ने से गुणवत्ता थोड़ी ना बढ़ी, गुणवत्ता में सुधार थोड़ी ना आया। यानी आज भी उनके जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके बच्चों को जो है बेटर एजुकेशन, बेटर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती है। रीजन क्या है? आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ना सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ है जो बेसिक फैसिलिटी है वो भी उन्हें मिलनी चाहिए। बेसिक फैसिलिटी तभी मिलेंगी जब यहाँ पर हम दो और हमारे दो वाला नारा चलेगा। मैं आपसे स्पष्ट बोल रहा हूँ, अगर आप बुरा मानना है तो आप बिल्कुल मानिए बुरा, इससे मुझे परहेज नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। यानी हम सबको अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। यानी सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है कि जनता का देखभाल करे, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हर काम सरकार के भरोसे नहीं होता है, कुछ काम हमें खुद भी करने होते हैं। तो आज देश में सबसे बड़ी समस्या क्या बन गई है? जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ी समस्या। आप देख पा रहे होंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्राइम। इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। वहीं अगर यूरोप की तुलना में करें तो यूरोप में जनसंख्या नहीं है ज़्यादा। यूरोप में जितनी जनसंख्या है उतने सारे लोग कामों में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, तो इसलिए वहाँ पे अपराध की दर भी बहुत कम है। हमारे यहाँ क्या है भाई? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम लोग जो है रोजगार के अवसर हमारे यहाँ सीमित हैं। इस वजह से आप देख पा रहे होंगे हमारे भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है, क्राइम भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें इन सबको कंट्रोल करना है तो हमें पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि देश में बाकी में पॉपुलेशन को लेकर, बर्थ कंट्रोल को लेकर सरकार को कोई ना कोई कानून लाना चाहिए, ताकि जो है जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अनियंत्रित जनसंख्या जो है, यकीन मानिए ये देश की विकास में कहीं ना कहीं बाधा साबित होगी है। ये देश को आगे नहीं बढ़ने देगी, देश के विकास में बाधा साबित होगी। और आप देख पा रहे होंगे, जैसे वर्तमान में आपने देखा भी होगा कि तमाम जगह आप जो है बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पा रही लोगों को। रीजन यही है, विशाल देश है, जनसंख्या पे कंट्रोल है नहीं लोगों का। लोगों को लगता है भाई सरकार को करनी चाहिए, लेकिन सरकार से ज़्यादा इसमें जब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार चाहे कोई भी आती रहे जाती रहे, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, फिर से कांग्रेस आ जाए, इन सबसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसमें हम सबको एक्टिव रूप से यहाँ पे सोचना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, आज से 2 साल पहले या 10 साल पहले आपके पिताजी पे 10 बीघा जमीन थी, अब पिताजी के 4 बेटे हो गए, अब यहाँ पे 2.5 बीघा जमीन रह गई। ऑब्वियस सी बात है, अब 4 के फिर से 4 हो गए, अब 2.5 बीघा को किस हिसाब से डिवाइड करोगे। तो हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, ये संसाधन सीमित हैं, चाहे वो हमारे स्थल संसाधन यानी घरेलू संसाधन हो या जो भी संसाधन सीमित हैं। अब जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी, संसाधन तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी रोजगार के अवसर भी कम हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी जरूरी बात हमारे लिए यही है, जनसंख्या को हमें लगाम लगानी पड़ेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। मेरा मानना ये है। अब चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी। अगली बात है राजनीति में जाति। राजनीति में जाति कैसे आती है वो बात बताई गई है। अब देखिए, आप लोग ये बात आप जानते होंगे, यहाँ आप अच्छे से आप ये सब चीज़ें देखते भी होंगे यहाँ पर, कि आजकल जो पार्टियां हैं अपने समीकरण जो है, सियासी समीकरण जातिगत आधार पर बिठाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे यूपी बिहार की स्थिति बताऊं मैं आपको। यूपी बिहार में अगर आपने एनालिसिस किया है तो यूपी बिहार में ये कर लिया जाता है, यूपी बिहार में, कि भाई वहाँ पर जातिगत आंकड़े फिक्स किए जाते हैं कि फलाने जिले में कौन सी जाति वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसे ही हम वहाँ पर उस जो है MP या MLA का टिकट दे देंगे उस एरिया से। ये होता है, हर जगह होता है। यानी यहाँ पर जातिगत आधार पर देखा जाता है कि भाई मान लीजिए कि फलानी जाति का है तो उस एरिया में कौन सी जाति वालों की संख्या ज़्यादा है, जातिगत आंकड़े उन्होंने निकाले, उसी अकॉर्डिंग उसी पार्टी के यानी उसी जाति के कैंडिडेट को आगे बढ़ा दिया। तो ये चीज़ें हैं, आप देख पा रहे होंगे। या फिर ये किया जाता है हमारे देश में, जैसे कोई इलाका है उसमें जनरल कैंडिडेट जो है सबसे ज़्यादा हैं, या फिर SC वाले ज़्यादा हैं, तो हमने कोई SC कैंडिडेट वहाँ पे उतार दिया। SC कैंडिडेट उतार दिया तो SC में जितनी भी जातियाँ आ रही हैं शेड्यूल्ड कास्ट में, उन सब ने उसे वोट दे दिया। तो ये सब चीज़ें हमारे राजनीति में एक आम बात है, ये आप लोगों से छुपी नहीं है, आप लोग अच्छे से इसे जानते होंगे, सबसे अवगत हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब एक जाति के लोग एक स्वाभाविक समाज समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं, तब दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी जब मान लीजिए एक जाति के ही लोग हो जाएंगे, एक जाति के लोग सत्ता में पहुंच जाएंगे, एक जाति के लोग राजनीति में आ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे लोगों के हितों की उपेक्षा होगी, दूसरे लोगों के हितों को यहाँ पर जो है वरीयता नहीं दी जाएगी, दूसरे लोगों के हितों पर यहाँ पर चर्चा नहीं की जाएगी। तो वो सब चीज़ें हैं, आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, वही सब बात बताई गई है कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जातियों के हिसाब ध्यान में रखती हैं। वो सब बातें देखिए मौखिक रूप से आप जान लीजिए, ये सब बातें आप आए दिन जीवन में देखते होंगे। खास करके यूपी बिहार में अच्छे खासे से ये समीकरण बिठाए जाते हैं, फलानी जाति का ये क्षेत्र है, फलानी जाति का ये क्षेत्र है। देखिए मैं आपको पहले कार्टून दिखा देता हूँ, उसके बाद उस कार्टून के बाद मुझे किसी भी जाति का नाम यूज करने में हिचक नहीं होगी। ये कार्टून आपकी किताब में ही है। राजपूत दिखाई गई है, कुर्मी दिखाई गई है, गुज्जर दिखाई गई है, यादव दिखाए गए हैं, ठीक है, कोयरी, SC ST, ठीक है, लोहार जाति यहाँ पे बताई गई है, देख पा रहे होंगे आप। और नहीं देख पा रहे हैं तो किताब डाउनलोड करके देख लेना, यहाँ पे बाकायदा कार्टून बनाया गया है। तो कार्टून जब दिया गया है तो मैं यहाँ पे स्पष्टली नाम ले सकता हूँ। पहले मुझे लगा था भाई मैं नाम लूंगा तो कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, फिर मैं अब ले सकता हूँ। जैसे आप देखते होंगे खास करके यूपी वगैरह हुआ, यूपी में, बिहार में, तो यहाँ पर समीकट बिठाए जाते हैं। भाई यादव हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, तो उस अकॉर्डिंग एरिया बांटी जाती है। भाई फलाना बनारस साइड में कौन लोग ज़्यादा हैं, भाई यहाँ पर पश्चिमी यूपी में किस जाति का बहुलता ज़्यादा है। कहीं पर देखते हैं कि भाई जाट ज़्यादा है तो जाट वाले इलाके में जाटों को वहाँ पर उन्होंने प्रतिनिधित्व दे दिया। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ यूपी में, यहाँ पर आपको मैं यूपी बिहार की बता रहा हूँ, अक्सर वैसे सभी राज्यों में यही स्थिति बनी हुई है। तो ये जब स्थिति आप बनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है जब एक जाति के लोग आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी जाति वाले लोगों को यहाँ पर उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी जो बातें हैं, उन्हें पूरा जहाँ पे जो नहीं दिया जाएगा, पूरा जहाँ पर उन्हें वैल्यू नहीं दी जाएगी। जैसे SC वाले, जैसे मायावती की सरकार आ जाती है तो वो लोग केवल SC पर फोकस करते हैं, बाद बाकी जातियों की उपेक्षा कर देती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के होने से ये होता है कि भाई समाज में गलत संदेश जाता है। इस समाज में, हमारा समाज जो हम जिस समाज के एकीकरण की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो एकीकरण रखा रह जाता है। यानी जब जब आदमी के खुद के हितों की बात होती है और जातियों की बात आ जाती है, भारतीय समाज की सबसे बड़ी मुझे कुरीति यही लगती है कि आदमी के जब स्वयं के हितों की बात होती है और फिर जाति की बात आ जाती है, आदमी कितना भी बड़ा, वो कहते नहीं कितना भी बड़ा समाज सुधारक सही, एकदम अपने आप को पीछे खींच लेता है। ये हकीकत बन चुकी है। यानी आप खुद देखना, कभी नोटिस करना कि कोई भी समाज सुधारक हो, कोई भी हो,
बहरहाल यानी मुझ जैसा हो, मुझे तो जाति में यानी इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, वो अलग बात है मुझे। लेकिन अक्सर लोगों का यही होता है, जब मुद्दा आता है जाति का, जाति के आधार पर वोट देने का, तो सबसे पहले लोग पीछे खिस जाते हैं कि भाई हमारी जाति का, हम तो उसे वोट देंगे। तो ये चीज़ें बहुत गलत है, मैं इसको समर्थन नहीं करता हूँ और सभी से यही बोलता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ना करें। इसका खामियाजा, इसका डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूँ आपको। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए किसी प्रदेश में एक ही जाति के लोग हैं, मान लीजिए कोई प्रदेश में एक जाति है XYZ करके, उस जाति के लोग रह रहे हैं। सपोज दैट यही लोग सत्ता में भी हैं, यानी संसद वगैरह में यही लोग विराजमान हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस जाति में ही किसी महिला के साथ, इस जाति में ही किसी व्यक्ति के साथ, किसी परिवार के साथ इसी जाति के किसी व्यक्ति ने अन्याय किया, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ मर्डर हो जाता है या फिर कोई और घटना घटित हो जाती है, तो क्या होगा? तो क्या ये सेम जाति के लोग हैं अपनी जाति के लोगों को दंडित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ये देखने को भी मिलता है, आपने देखा होगा यूपी में तमाम जो सरकारें नहीं, उन सरकारों में चाहे वो किसी भी एक जाति विशेष की सरकारें नहीं, जब उसी जाति विशेष के लोगों को, उसी जाति विशेष के लोगों ने अत्याचार किया, तो वाकई में जो जिस जाति की सरकार थी, उन जाति की सरकार के लोगों की बात नहीं सुनी गई। ये देखने को मिलता है। यानी कि जब सेम जाति की सरकार होगी या सेम धर्म की सरकार होगी, तो हर जगह यही समस्याएं पनपती हैं। यानी किसी एक जाति पर जब जो कोई भी अत्याचार होता है और मान लीजिए वो व्यक्ति जो है उसका पैसे में पहुंच ज़्यादा है या फिर सत्ता में पहुंच ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है और जाति के जो लोग होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, अपनी जाति के लोग भी पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, सुलहनामा कर लो। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गलत है। आप खुद सोच के देखिए, कुछ इमेजिन कीजिए। यानी ये मेरे आंखों के सामने देखी हुई घटनाएं हैं। यानी हमने एक देखा था, हम जो है उस समय, अब मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, तो वहां पर वही हुआ था भाई। सरकार जो थी एक जाति विशेष की सरकार थी, उसी पार्टी के जो थे एक नेता थे बहुत बड़े, उन्होंने उसी पार्टी के नेता थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर जो भूमि अधिग्रहण कर लिया। भूमि अधिग्रहण करने पर पता चला कि भाई उसी जात के लोग हैं, आवाज़ उठा ही नहीं पाए लोग, क्योंकि उनसे ये कह दिया गया अरे तुम्हारी जात की तो है ये। लेकिन लोगों को पता है भाई उनकी जिसकी ज़मीन चली गई, जिसका खेती की, जिसकी आजीविका का पूरा चला गया, जीवन चला गया, उससे पूछो उसका दर्द क्या है। तो यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज भी है। यानी कभी भी आप लोग समर्थन मत कीजिए, ना ही इस तरह की धार्मिक जो आप लोग कहते हैं कि संप्रदाय के आधार पर देश बन जाए, उसका में भी यही डिसएडवांटेज है। यानी फिर वही होता है, जब किसी एक जात विशेष के, किसी धर्म विशेष के लोग हो जाते हैं, तो वही पक्षपात स्टार्ट हो जाता है। भाई यह तो हमारे धर्म का है, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। तो वहाँ पर न्याय की बात हम नहीं कर पाते हैं फिर। तो सबसे बड़ी यहाँ पर खामी यही होती है यहाँ पर, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सियासी समीकरण तो सभी बैठाते हैं, ये बात तो आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जातिगत भावनाओं को उकसाया जाता है, यानी जातिगत भावनाओं भी उकसाई जाती हैं। चलिए पहले नोट डाउन करते जाते हैं। यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट तो लिख लिया है, सेकंड पॉइंट यानी लिख लेना पार्टियाँ, जब पार्टियां पार्टियों के लिए चुनाव के उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं, तो वे मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं। ये सेकंड पॉइंट में लिख लेना, इसी में सब पॉइंट कर देना यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर लिख लेना समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाया जाता है। जातिगत भावना है कि भाई आपकी पार्टी के हैं, आपकी जाति के ये नेता, आप इन्हें वोट दीजिए, आपका ये होगा, आपका वो होगा। तो ये इस तरह की भावनाएं भी उकसाई जाती हैं। अब यहाँ पर बताया गया है अगले पॉइंट में, अगली हेडिंग में यहाँ बताया गया, अगले पॉइंट में बताया गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताया कि हर व्यक्ति के वोट का मूल्य सेम है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वोट का मूल्य सेम है। तो इस वजह से क्या हुआ, इस बात ने भी तमाम राजनीतिक दलों को गोलबंद कर दिया कि भाई आप लोग संगठित हो जाइए। संगठित का मतलब ये है कि भाई फलानी पार्टी के अगर कैंडिडेट है, उसी को जिताना है, तो आप उसी जाति के लोगों को ज़्यादा फोकस दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है उस जाति का समर्थन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर से और जातियों का समर्थन मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। यानी आप तमाम जगह देखते होंगे, तमाम सीटों पर देखते होंगे, तमाम चुनाव इसी समीकरण से जीते जाते हैं। वो केवल जातीय आंकड़े उठा के देखते हैं, भाई फलानी जाति का क्षेत्र है कि भाई फलानी जाति का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम ये कैंडिडेट उतार देते हैं, तो इस कैंडिडेट को ये जातियां समर्थन दे देंगे, ओबीसी में से ये जातियां दे देंगी। यानी कुछ जगहों पर जहाँ पे जाति का समीकरण सही नहीं बैठता है, फिर वहाँ पर जनरल ओबीसी कार्ड खेल लिया जाता है। जनरल ओबीसी के तहत वो देख लिया जाता है भाई जनरल में कितनी कास्टें आ रही हैं, जनरल वाले तो ओबीसी वाले सब लोग वोट दे ही देंगे, ऐसे ओबीसी वाले कितने हैं, ओबीसी वाले वोट दे देंगे, ऐसे करके। तो ऐसे करके लोग अपने जो है यहाँ पे जुगलबंदी बना लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ और नहीं है। ये बात आप सब जानते हैं, और ये खास करके विधानसभा चुनाव में ये बात देखने को मिलती भी है। विधानसभा चुनाव में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। ठीक है, जातिगत आधार पर चुनाव होना एक सक्रिय बात रहती है।
इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि भाई देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में अगर हम देखें तो एक जाति के लिए लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों को भरोसा हासिल करना पड़ता है। यानी हमारे देश में अगर देखा जाए तो कहीं भी किसी एक जाति का बहुमत नहीं है अगर देखा जाए अमूमन जनरली, लेकिन फिर भी क्या करते हैं तब हम वहाँ पर भाई यही वाला कार्ड खेलते हैं, जनरल ओबीसी SC ST वाला। तो यहाँ पर बताया गया है, अगला पॉइंट आपने यहाँ पे नोट कर लिया वो सेकंड का सब पॉइंट। अब देखिए ये कुछ पॉइंट जो है वो स्किप करवाऊंगा, मैं स्किप इसलिए करवाऊंगा क्योंकि वो बात आम बात जो है वो आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो थर्ड पॉइंट अब आप यहाँ पे नोट करें ना कि कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है, और जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। जैसे आपने कहते नहीं होंगे ये यूपी में होता है, ये सपा का वोट बैंक है, ये बसपा का वोट बैंक है, ठीक है। तो वोट बैंक से अभिप्राय क्या होता है कि फलानी जाति के लोग हैं और वो जातिगत जो लोग हैं वो फलानी पार्टी को ही वोट देंगे, तो वो वोट बैंक कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है, वो वोट बैंक बोला जाता है। ये बात आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि बताया गया है कि भाई एक किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व ज़्यादा हो तो वहाँ पर अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी अनेक पार्टियां क्या कोशिश करती हैं कि भाई उसी का कास्ट का उम्मीदवार आए। मान लीजिए कोई क्षेत्र राजपूत वाला क्षेत्र है तो पार्टियां कोशिश करेंगी यहाँ पर कोई राजपूत तो उम्मीदवार मैदान में उतार दें ताकि राजपूत लोगों का समर्थन मिल जाए और ये जीत हो जाए, यानी ये जीत जाएगा तो हमारी पार्टी जीत जाएगी। तो ये फिर सब चीज़ें होती हैं। तो थर्ड पॉइंट तो आपने नोट लिया, थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है अगला पॉइंट, हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना भी करना पड़ता है। तो अगर जातियां और समुदाय राजनीति पसंद एक ही होती तो एक ऐसा संभव नहीं हो पाता। यानी अगर जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती, मान लीजिए राजनीतिक समुदाय जो है वो अपनी अपनी जातियों का फेवर करते तो हार जीत नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी हार जीत तो छोड़ो, यहाँ पर समीकरण काफ़ी बार फिट बैठते हैं, और काफ़ी बार नहीं मोस्टली फिट बैठते हैं। यानी वो एक अलग बात है, अपवाद स्वरूप बात है। यानी कि अब क्या हुआ कि भाई कुछ पहले जातिगत राजनीति फिर धार्मिक राजनीति का बोलबाला हो गया, तो अभी वाला जो परिवेश चल रहा है वो धार्मिक राजनीति वाला चल रहा है। यानी पहले क्या था, जातिगत राजनीति खूब चली, अब धार्मिक वाला चल रहा है कि धर्म के आधार पर लोगों को डरा धमका के कि आपका धर्म ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब ये राजनेताओं ने हर हथकंडे अपनाए हैं जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई हथकंडे छोड़ दिए हों, हर हथकंडे को अपनाया है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे एक बात स्पष्ट और की गई है कि भाई लोग अपनी जाति के लोगों को वोट देते हों। कुछ चीज़ों में को लेकर एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोग होते हैं और उनके हित जो है वो अलग अलग होते हैं। यानी गरीब लोग सोचते हैं कि भाई हमारे हित ऐसे लोग ऐसे पार्टी को वोट दें जिससे कि हमारा भला हो, यानी हमारे हितों की बात उठाएं। तो यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि भाई जाति में एक जाति को सभी जो एक जाति के लोग जो हैं अपनी ही जाति के लोगों को वोट देंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि एक जाति में जो अमीर गरीब होते हैं तो इनके भी हित अलग अलग होते हैं। तो चौथा पॉइंट लिख लेना, एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के लिए हित अलग अलग होते हैं। इसी में सब पॉइंट, एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है, यहाँ पर यह है जाति के अंदर राजनीति। अब देखिए यहाँ पर राजनीति में जातियों की भूमिका क्या है, इसका यह मतलब नहीं है जाति और राजनीति में बीच सिर्फ एक तरफा संबंध हो। यानी कि यहाँ पर वही सब बताई गई है, यही मंथन किया गया है कि जाति के अंदर राजनीति किस तरह से होती है, यानी एक जातियों के मध्य भी राजनीति कैसे होती है। अब तक तो आपने राजनीति के अंदर जाति देखी, अब जाति के अंदर राजनीति कैसे काम करती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि राजनीति भी जातियों के राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और ये सब चीज़ें जो हैं जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। ठीक है, यानी पहले वो क्या करती है अपने समूह की, फिर जिन उप जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी तो उन्हें अपने साथ लाना चाहती है। यानी हर जाति क्या करती है कि भाई एक अपना समूह बनाकर जाती है। जैसे मान लीजिए राजपूत हैं तो राजपूत कोशिश करेंगे हमारे राजपूत समुदाय के जो भी लोग हों, जिस भी उससे आते हों, वो सभी एकताबद्ध हो जाएं जिससे हमारा समुदाय आगे बढ़ जाए। ब्राह्मण ये चाहते हैं भाई हमारे समुदाय यानी हमारी जो कास्ट के लोग हैं, चाहे वो हमारी जातियों उपजातियों बटी हुई हों, लेकिन एकबद्ध हो जाएं तो हमारी ताकत एक अच्छा खासा संगठन बन जाए। यानी हर जाति यही कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है कि इन जातियों में उपजातियां नहीं हैं, इन जातियों में भी उपजातियां हैं। आपने अक्सर देखा होगा
अगर आप ब्राह्मण हैं या राजपूत हैं, ब्राह्मणों में भी तमाम जो ब्राह्मणों की ऐसी उपजातियां जिनमें विवाह नहीं होता है, आपस में विवाह नहीं करते हैं, विवाह संबंध नहीं करते हैं, अगर जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो विवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब भी राजनीतिक हितों की बात आती है तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि भाई हम सब तो एक हैं, यानी हमारी हमारी ताकत इतनी है, हम ये हैं, हम वो हैं, ठीक है। अगली बात बताई गई है कि एक जाति अपने दम पर सत्ता कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों को उकसाती है। जैसे मैंने बताया था कि एससी में क्या होता है कि भाई एससी में कोई एक कास्ट तो आती नहीं है, तो एससी में करके तमाम कास्टों को जो है जोड़ा जाता है कि आप सभी सदियों से आपके साथ अत्याचार हुआ है, ये हुआ है, तो ऐसे करके एससी में जो 50-60 कास्टें हैं वो सभी कास्टें फिर आ जाती हैं। वो कहती हैं नहीं, हम अपने वोट एससी को ही देंगे, ठीक है। भाई जनरल में होता है, जनरल में क्या देखा जाता है, जनरल वाले सब एक साथ हो जाते हैं कि भाई हम जनरल को वोट देंगे, तो वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें नोट करते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जाति के अंदर राजनीति, ठीक है। पहला पॉइंट कि हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, ठीक है, बड़ा बनाना चाहती है, यानी पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती है उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। दूसरी बात यह है कि एक यहाँ पे लिख लेना कि एक जाति अपने दम पर सत्ता काबिज नहीं कर सकती, इसलिए वह राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों को या समुदायों को साथ में लाने की कोशिश करती है, ये लिख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसी में है राजनीति में नए किस्म की जो जातिगत गोलबंदी है, इसे अगड़ा और पिछड़ा कहा जाता है। जनरल कैटेगरी वाले या ओबीसी वाले साथ में आ जाते हैं, इसे अगड़ा पिछड़ा, ये पिछड़ी जातियां चुनाव लड़ रही हैं या फिर ऐसे करके, ये बात आप जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर वही सब बातें, वही सब मंथन कहा गया है। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि दुनिया भर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट पाने के लिए सामाजिक समूह जो हैं या समुदाय हैं, इनको गोलबंद करने का, इनको समूहबद्ध करने का प्रयास करती हैं, यानी कि उनकी जोर आजमाइश यही रहती है कि लोग इकट्ठे हो जाएं और ऐसे करके हमें वोट मिल जाए। यानी आप अक्सर देखते होंगे जातिगत राजनीति में दलित, पिछड़ी जातियां या अगड़ी जातियां जो हैं, तो ये जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने का निर्णय, ये प्रक्रिया में आने की स्थिति जो है ये इसी ढंग से पैदा होती है। यानी ये लोग आपस में क्या करते हैं, गोलबंदी करते हैं, यानी यही बताते हैं कि भाई हम पिछड़ी जातियां वाले अपनी ताकत पहचानो, एससी वाले अपनी ताकत पहचानो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपको व्यवहार में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी। अब देखिए यहाँ पर एंड में कंक्लूजन लिखा हुआ है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी जो एंड में कंक्लूजन लिखा हुआ है, ये कंक्लूजन लिख लेना। इससे क्या होता है, इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक जाता है। जब हम जातिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर उन्मुख हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मेन मुद्दे होते हैं, जो हमारे वर्तमान परिवेश के मुद्दे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के मुद्दे हैं, उनसे हमारा ध्यान हटक जाता है। यानी जब हम धर्म की घुट्टी पिला देते हैं लोगों को, फिर लोग ना तो रोजगार की बात कर पाते हैं, ना ही लोग आगे बढ़ने की, अपने विकास की बात कर पाते हैं, वो केवल धर्म में ही उलझे रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई धर्म हमारा खतरे में, हमें धर्म की रक्षा करनी है, वो बस इसी मत के आगे, मतलब जो है इसी मत में उलझे रह जाते हैं। कभी मैंने तमाम बार देखा है, देखिए मैं यहाँ पर अपनी राय बेबाक तरीके से रखना चाहूँगा। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग अगर देखा जाए, हम लोग यहाँ पर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी का मानना ये होगा कि भाई हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, किसी गवर्नमेंट वैकेंसी में जॉब मिल जाए। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो वैकेंसीज हैं आपकी वो कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सालों साल अटकी रहती हैं, तो आपको कितना गुस्सा आता होगा, कितना आपको फ्रस्ट्रेशन होता होगा माइंड में। लेकिन हम उन सब मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाते। हम अपनी बात, चुनाव का टाइम आता है तो हम लोग उसी में बट जाते हैं, भाई धार्मिक आधार पर, भावनाओं में बट जाते हैं, जातिगत आधार पर बट जाते हैं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है, यानी हमारी, अब आप खुद आप जनरली सोचिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आप आज तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं आप रात को, तो वीडियो देखने का उद्देश्य आपका यही तो है कि भाई हम पढ़ जाएंगे, तो पढ़ के हम कहीं ना कहीं नौकरी प्राप्त करेंगे। वही नौकरी के लिए आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो हमेशा अपने वर्तमान मुद्दों को ध्यान में रखें, यानी आप कभी भी धार्मिक आधार पर या जातिगत आधार पर भटके ना। जब आप धार्मिक और जातिगत आधार पर भटक जाते हैं तो आपके साथ वही सारी समस्याएं पनप जाती हैं, और वो समस्याएं आप जानते हैं, जैसे बेरोजगारी है, ठीक है, यानी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या आपकी है, हमारी और आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी तभी एंड हो सकती है जब हम अपने बातों को, अपने मुद्दों को प्रबल रूप से उठाएं। और मेन चीज़ ये है कि हम ये जातिगत समीकरण या धार्मिक समीकरण में ना बटें, कि जो लोग जातिगत और धार्मिक समीकरण जो बनाते हैं उनसे यही सवाल उठाएं कि आप हमारा, यानी हमारे जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें, तभी हम वोट देंगे। किसी धर्म या जाति के बहकावे में वोट बिल्कुल नहीं देंगे। और मैंने आपको उसका खामियाजा भी बताया, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी ऊपर दिया था कि मान लीजिए एक धर्म या एक जाति की किसी देश में अगर सरकार स्थापित हो जाती है तो उसका खामियाजा क्या है, उसका खामियाजा यही होता है कि न्याय नहीं मिलता है, फिर आवाज़ दबा दी जाती है। और ये आप अक्सर देखते होंगे, अक्सर महसूस भी करते होंगे कि किसी एक जाति के, किसी एक धर्म के जब लोग होते हैं तो आवाज़ दबा दी जाती है। अब जातिगत असमानता की बात यहाँ पर
कही गई है। जातिगत समानता के बारे में कुछ आंकड़े यहाँ पे बताए गए हैं जो लास्ट में जाते जाते मैं आपको यहाँ पे साझा करना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आर्थिक असमानता यहाँ पर इसका एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी रहा है, क्योंकि विभिन्न संसाधनों पे पहुंच अगर देखा जाए आज़ादी से पहले तो अगड़ी जाति वालों के पास रही थी, और वहीं जो अछूत कही जाने वाली जातियां थीं तो उनको न जमीन रखने का अधिकार था नहीं था, जबकि द्विज जातियां आप जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, जिन्हें वेद पढ़ने का अधिकार था, द्विज जातियों की शिक्षा पाने का अधिकार था। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि आज ऊंची और नीची जातियां जो हैं, यानी तमाम ऊंची नीची जातियां हैं, तो उन संसाधनों का उस समय जो संसाधन थे, क्योंकि अगड़ी जातियों के पास संसाधन थे, पिछड़ी जातियों के पास नहीं थे, पिछड़ी जातियों ने संसाधन है उनका सृजन पढ़कर मेहनत करके किया। ठीक है, कुछ जातियों को जो थे संसाधन जो थे वो पितृसत्तात्मक रूप से मिले, यानी उन्हें जो है वंश के रूप में मिले कि भाई हमारे पिता, हमारे खानदानी जो है जो परंपरा है इसके अकॉर्डिंग मिल गए कुछ चीज़ें, कुछ जो है प्रॉपर्टी वगैरह। लेकिन जो पिछड़ी जातियां थी उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो आज अगर आप देखें तो आज काफ़ी स्थिति चेंज भी हुई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे आज की स्थिति में तमाम पुराने संसाधनों का अभाव होने की वजह से ऊंची जाति के लोग भी जो है किसी नीची, यानी ऊंची जाति हो या फिर नीची किसी भी जाति में कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब लोग देख सकते हैं। लेकिन 20 से 30 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तब सबसे जो नीची जातियां थीं वहां पर कोई आदमी बहुत मुश्किल से ही ढूंढना मिलता था। ये बात हकीकत है, यानी कि ये बात हकीकत है भारतीय समाज की। आज से अगर 60 साल 70 साल पहले देखें तो उस समय SC ST और OBC में जो है अमीरों का प्रतिशत बहुत कम था, बहुत ही ना के बराबर, क्योंकि उस समय उनके पास संसाधन ही नहीं थे। आप खुद सोचिए, जब इन जातियों को ना पढ़ने का अधिकार नहीं था, तमाम बहुत से अधिकारों से वंचित रखा गया था, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास कोई भी संसाधन है वो संसाधन कहाँ से आएंगे, तो संसाधन नहीं थे। तो संसाधन ज़्यादातर जो थे जनरल कैटेगरी के हाथ में थे। लेकिन जैसे जैसे स्थिति में बदलाव आया, शिक्षा का अधिकार लोगों को सबको दिया गया, नौकरियों में प्रोत्साहन दिया गया, तो वैसे वैसे स्थिति परिवर्तित हुई। तो आज आप देख पा रहे होंगे SC ST OBC इनमें भी काफ़ी लोग अमीर और गरीब मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई। देखिए यहाँ पर ये सब जो आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आपको गवर्नमेंट के सोर्स दे रहे हैं। आप देखिए मेरे ऊपर टीका टिप्पणी मत करना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती मेरी यही है। मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, यहाँ पर सारी ओपिनियन जो है वो आपके इस किताब को ध्यान में रखते हुए हैं। यानी कोई व्यक्ति ये कहे कि सर आप फलानी जात से हो सकते हैं, फलानी जात से हो सकते हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत ही बुरी लगती हैं। आप लोग मुझे जो जातियों बांट बांट के देखते हैं, मतलब एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के दायरे से देखो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि सर कोई कहता है जनरल, कोई जनरल का होने का आक्षेप लगाता है, कोई SC का होने का आक्षेप लगाता है, आप SC का समर्थन करते हैं। लेकिन जो सही बात है, सही बात कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। सत्य है, सत्य को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आप लोग मुझ पर पक्षपात का आरोप ना लगाएं। अगर आपकी कोई भावनाएं हैं, आहत भी हो रही हैं, तो आप NCERT वालों से सवाल पूछें कि आप लोगों ने ये टॉपिक क्यों रखा, क्यों ये बातें कहीं, उनसे पूछें, ना कि मुझसे। ये बात मैं पहले स्पष्ट कर दे रहा हूँ। क्या होता है, काफ़ी बार क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेशन में आके मुझे उल्टा सीधा बोल देते हो, फिर मजबूरी ये होती है भाई, फिर मैं जवाब दे दूंगा तो भी आप नाराज हो जाओगे, इसलिए मैं साइलेंट रहता हूँ फिर वहाँ पे। तो इसलिए मुझ पर फ्रस्ट्रेशन ना निकालें। आपकी जो भी भावनाएं हैं, मेरे पास जो भी यहाँ पर वैलिड तथ्य थे वो मैंने आपके सामने साझा कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं। यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम है। यानी अमीरों में अगर देखें तो आज भी हाई कास्ट वाले जो अमीर हैं, उच्च जातियों वाले अमीर हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। ये आपकी NCERT बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये सब जो तथ्य हैं केवल मौखिक रूप से आप याद कर लीजिए, लिए लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। अक्सर अगर मान लीजिए कोई OBC या SC का कैंडिडेट होगा, वो सब बातें ये जानता होगा, अच्छे से जानता होगा। और नहीं जानता होगा तो आज आप देखते भी होंगे, यानी तमाम लोगों को क्या था, देश में जमींदारी होने की वजह से इनके पास पहले से 100 बीघा जमीन थी इनके बाप दादा के पास, तो उन्हें उनकी वो ज़मीन मिल गई। ठीक है, बस यानी उन्हें जो है उनकी ज़मीन मिल गई यहाँ पर। तो ज़मीन मिलने की वजह से वो लोग पहले से धनी हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके पास पहले कोई धनी जो ज़मीन वगैरह नहीं थी या फिर पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, ऑब्वियस सी बात है उनके पास संसाधन नहीं थे, तो गरीब थे। जब शिक्षा का अधिकार मिला या फिर और नौकरियों वगैरह प्रोत्साहन मिला, तो लोगों ने ऐसे करके धीरे धीरे करके अपने संसाधनों को इकट्ठा किया, अर्जित कर लिया। आज वो लोग भी अमीर हो गए जो कभी बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो वो सब चीज़ आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते यहाँ पे बताया गया है कि गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले का प्रतिशत बताया गया अनुपात कि भाई SC जातियाँ कितनी हैं ग्रामीण स्तर पर। ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ये आप नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए हमारे यहाँ अगर जातीय समुदाय के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रामीण स्तर पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC जातियों के लोग हैं, उनका परसेंट बहुत ज़्यादा है गरीबी रेखा से नीचे, 45.8%। शहरों में SC जातियों के 35.6% लोग निवास कर रहे हैं। यानी कि ST जातियां हैं, ऐसी नहीं है, ये अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही है। SC वालों की बात करें यहाँ पर नीचे, ये 35.9% SC जातियां हैं, SC कास्ट की हैं। ये ग्रामीण जो है ग्रामीण स्तर पर हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। शहरों में 38.3% है। OBC जातियां ग्रामीण स्तर पर 27% पिछड़ी हुई हैं, शहरों में ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं।
मुस्लिम अगड़ी जातियां जो है, यानी देखिए मुस्लिम में भी जो है अगड़ी और पिछड़ी जातियां हैं। अगर आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा था तो मैंने वहां पे आपको बताया भी था कि तमाम जो लोग हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे तो वो उन लोगों ने अपने मुस्लिम धर्म में जाते ही वहां पर अपनी जातियां स्थापित कर दी। यानी मुस्लिम धर्म में स्टार्टिंग में जातियां नहीं थी, लेकिन जो लोग हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए तो वो लोग अपनी जातियां मुस्लिम धर्म में भी लेके गए। तो वहां पर भी मुसलमानों में भी अगड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां हैं। यानी वहां पर जो अगड़ी जातियों में देखा जाता है तो पठान वगैरह हैं, वो वहां पर जो निम्न जातियां हैं मुस्लिमों की उसमें विवाह संबंध स्थापित नहीं करते हैं। ये भी एक फैक्ट की बात है। तो मुसलमान अगड़ी जातियां जो हैं लगभग 26.8% ग्रामीण परिवेश में रह रही हैं, शहरों में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, गरीब हिंदू अगड़ी जातियां ग्रामीण स्तर पे बहुत कम गरीब हैं, शहरी स्तर पे भी बहुत ज़्यादा इनका रेशियो कम है। ठीक है, तो ये ऐसे करके ये चार्ट जो है लिख लेना, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये चार्ट जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का है, 1999 सन 2000 में बना हुआ चार्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए मेरी पूरी कोशिश, मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि आपको जो है समय से वीडियो मिले, आपको पूरे तथ्यपरक आंकड़े दिए जाएं। प्रयास यही रहता है कि आपको कोई भी आंकड़ा जो है गलत ना मिले। ठीक है, मेरा भरसक प्रयास यही रहता है कोई भी आंकड़ा गलत ना मिले। इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए जब भी हम राजनीति पढ़ाते हैं तो राजनीति में ऑब्वियस ही बात है विरोधाभास स्टार्ट हो जाता है। यहाँ ही नहीं, यहाँ चैनल पर ही नहीं, कोचिंग सेंटर में भी जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है काफ़ी बार जनरल, ओबीसी, एससी इन सब की भावनाएं टकराती हैं। तो बेटर यही है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसे जो है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब देखिए आपकी, और मैंने आपसे एक बात आपसे बोली कि हम लोग कितना भी धर्म जो बन लें, कितना भी समाज सुधार का काम कर लें, लेकिन जब भी जातियों की बात आ जाती है तो अपने आप को हम गोलबंद कर लेते हैं। ये हकीकत बन चुकी है। लगभग 99% लोगों का यही नजरिया है कि जब भी जातिगत हितों की बात आ जाती है सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो नहीं सोचते हैं कि देश क्या ऊपर, क्या हमारा देश ऊपर होना चाहिए, वो कुछ नहीं सोचते हैं। वो बस अपनी जात के बारे में, धर्म के बारे में सोचते हैं। तो जब आप जाति और धर्म के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी जो आपकी धारणाएं हैं, बहुत सारी जो आपके मुद्दे हैं वो भी दब जाते हैं। जैसे आपके बेरोजगारी वाला मुद्दा है वो दब जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एक आदर्श समाज स्थापित करना है, यानी एक कहते हैं नवाचारी भारत का निर्माण करना है, आधुनिक भारत का निर्माण करना है, तो हमें ये जातिगत, धार्मिक, इन सब भावनाओं से ऊपर उठना होगा। मेरा मानना यही है। और जब आप इन सब भावनाओं से ऊपर उठ जाएंगे तो यकीन मानिए हमारा समाज बेटर बन पाएगा। यानी अगर आप देख पा रहे होंगे कि जातिगत दंश यूरोपीय देशों में नहीं है, आपके अमेरिकी देशों में नहीं है, तो वो देश आज तरक्की भी कर पाए हैं। यानी आज जो विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच पाए हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग भी, हमारे यहाँ भी ये जातिगत दंश अगर खत्म हो जाएगा, यकीन मानिए जातिगत दंश अगर खत्म हो जाएगा तो धार्मिक आधार पर इतना टकराव नहीं रहेगा। यानी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टकराव स्थिति देखने को मिलती है जातिगत आधार पर, फिर जातिगत आधार के आधार पर फिर बनते हैं धार्मिक टकराव। तो वहीं जातिगत टकराव भी अगर कम हो जाएंगे तो बहुत सारी स्थिति हमारे यहाँ सॉल्व आउट हो जाएगी। तो कोशिश यही करें कि आप लोग अपने आप को जाति, धर्म, इन सबसे ऊपर उठाएं और अपनी भावनाएं जो है राष्ट्र से जोड़ें। यानी हमेशा देश प्रेमी बने, देश की सेवा करें, देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।